चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेटा इधर बैठो। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ यू ऑल? शुरू कर सकते हैं? हाँ जी, तो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने क्या क्या देखा है एक बार उसको रिवाइज करें। तो फ्रेंड्स अब तक हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो कुछ भी पढ़ा है वो रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स पहली बात हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर हमने जाना कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है कौन सा बोलो? एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, एक होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट। और वही इंस्ट्रूमेंट आपके टाइम भी हो सकते हैं और डिमांड भी हो सकता है। व्हाट डू मीन बाय ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी स्पेसिफाइड पर्सन या फिर उसके ऑर्डर या फिर स्पेसिफाइड पर्सन के ऑर्डर पे किया जाता है। और इस इंस्ट्रूमेंट को अगर निगोशिएट करना है तो उसको एंडोस प्लस उसकी डिलीवरी करनी बहुत जरूरी है। वहीं पे अगर आपका इंस्ट्रूमेंट बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो हम उसके ऊपर किसी पर्सन का नाम नहीं लिखते हैं, हम बस लिखते हैं बियरर। ये इंस्ट्रूमेंट अगर आपको एंडोस करना है तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को मियर डिलीवरी से एंडोस कर सकते हो। टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर कोई टाइम स्पेसिफाइड होता है, जिसका ड्यू डेट हम लोग निकाल सकते हैं। और व्हाट इज डिमांड इंस्ट्रूमेंट? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पेई के डिमांड पे किया जाता है उसको डिमांड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसमें कोई टाइम ऑफ पेमेंट फिक्स नहीं होता है। फिर हमने देखे थे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कितने प्रकार के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कवर्ड है। क्या इंडिया में इन तीन इंस्ट्रूमेंट को छोड़ करके और भी इंस्ट्रूमेंट्स है? द आंसर इज यस। लेकिन क्या उसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई करता है? द आंसर इज नो। तो तीन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट इस एक्ट के अंदर कवर्ड होते हैं। नंबर वन इज प्रोमिसरी नोट, नंबर टू इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड लास्ट वन इज अ चेक। तो सेक्शन 4 बात कर रहा था प्रोमिसरी नोट के बारे में। तो व्हाट इज प्रोमिसरी नोट? ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग में होगी, जो मेकर साइन करेगा, जिसमें अनकंडीशनल प्रॉमिस होगा टू पे सर्टन सम ऑफ मनी टू सर्टन पर्सन। इस पे स्टैंप लगाया जाएगा, डेट होगा, और जो मेकर या पे होंगे वो भी क्या होंगे बोलो? सर्टन होंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बात करता हूं प्रॉमिसरी नोट की, तो प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे मेकर प्रॉमिस करता है दैट आई विल पे अ सर्टन सम ऑफ मनी टू अ सर्टन पर्सन और हिज ऑर्डर, उसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। और ये इसका स्पेसिमन। उसके बाद हमने बात करी थी बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर भी सिमिलर बातें हैं, ये भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी राइटिंग में होगा। अब इसमें प्रॉमिस नहीं होगा, इसमें होगा ऑर्डर। देखिए प्रॉमिसरी नोट में जो मेकर है वो खुद लायबल है टू पे, बट इन केस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज जो मेकर है ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट। तो प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है टू पे। तो यहां पे होगी अनकंडीशनल ऑर्डर विच इज टू बी साइन बाय द ड्रॉवर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी टू अ सर्टन पर्सन और इज ऑर्डर, जिसमें स्टैंप लगाया जाएगा जो डेटेड होगा। और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इसको एक्सेप्टेंस की कोई गरज नहीं होती है, ये बात समझिए। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड नहीं है तो हु इज द पर्सन हु इज प्राइमरी लायबल? इज द ड्रॉवर इन केस ऑफ एंडोर्समेंट। और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड है तो ड्रॉवी इज द पर्सन हु इज अ प्राइमरी लायबल once he accept the bill of exchange he becomes what? The acceptor। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये रहा इसका स्पेसिमन। वैसे प्रॉमिस नोट में कौन कौन से पार्टीज हुआ करते थे? प्रॉमिस नोट में मेकर एंड पे। हु इज अ मेकर? जो प्रॉमिस कर रहा है टू पे। हु इज पे? जिसको पे हो रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज कौन होते हैं? एक होता है ड्रॉवर जो बिल ड्रॉ करता है, ही इज द पर्सन हु एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट। हु इज द ड्रॉवी? Who is the person who will pay the amount, and who is the payee? The person to whom the amount is to be paid। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर और पेई सेम हो सकते हैं? द आंसर इज यस। उसके बाद बताएंगे मुझको क्या प्रॉमिसरी नोट कभी बियरर को पेएबल बना सकते हैं? वाई? बिकॉज अगर प्रॉमिसरी नोट अगर बियरर को पेएबल अमल बना देंगे तो वो करेंसी नोट जैसा एक्ट करेगा, और करेंसी नोट ओनली एंड ओनली आरबीआई को बनाने की अनुमति है। सिमिलर लाइन पे क्या बिल ऑफ एक्सचेंज हम बियरर को ऑन डिमांड पेएबल बना सकते हैं? द आंसर इज नो। अगेन इट विल एक्ट लाइक ए करेंसी नोट, और इसीलिए ये अलाउड
नहीं है। बताएंगे यहां तक हमने कल की कहानी पढ़ी थी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और फिर हमने चेक के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन ली थी जिसको आज हमने डिस्कस करना है। बताएंगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ बेटा, कौन सा? डेथ वाला एग्जाम्पल। चलिए, तो कल बहुत सारे बच्चों का डाउट था डेथ पे। तो हमने देखा था कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट सर्टन पर्सन को पेएबल है तो पर्सन सर्टन होना चाहिए, तभी वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड है, चाहे वो प्रॉमिसरी हो चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, और उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। प्रॉमिस हो या फिर ऑर्डर हो, वो अनकंडीशनल होना चाहिए। हाँ, अब कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? कंडीशन हो सकती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कंडीशन हो सकती है विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी कि जो सम स्पेसिफाइड है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं बात करता हूं टाइम का कंडीशन, तो क्या टाइम का कंडीशन हो सकता है? द आंसर इज यस, कि 2 मंथ्स आफ्टर द डेट। तो 2 महीने का कंडीशन हो सकता है, तभी जाके इंस्ट्रूमेंट वैलिड होगा ना। ऑन डिमांड हमेशा कोई इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं होगा, तो फिर इंस्ट्रूमेंट बनाने का मतलब ही क्या है? अगर हम लोग क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं तो क्रेडिट पीरियड उसके ऊपर लिखा होना चाहिए ना, तो ये कंडीशन अलाउड है। तो हमने देखा था एक कंडीशन कि आई विल पे यू a sum of rupees so and so 7 days after the death of Mr. A। क्या देखा था? हमने देखा है that उसमें कंडीशन लगाई है कि I will pay और I order to pay you whatever, तो हम लिखते हैं I promise to pay। चलो प्रॉमिस नोट की बात करते, तो मैंने लिखा I promise to pay rupees 10,000 7 days after the डेथ ऑफ मिस्टर ए। तो क्या ये कंडीशन हो सकती है? द आंसर इज यस। ऐसा क्यों? बिकॉज 7 डेज तो सर्टन है, 7 दिन हम लोग गिन सकते हैं। आपने बताना है डेथ सर्टन है कि अनसर्टन है। मिस्टर ए की डेथ होना सर्टन है कि अनसर्टन है? सर्टन है, कभी ना कभी जाएगा ना, जो आया है वो जाएगा। तो चाहे वो 1 साल के बाद मरे, 2 साल के बाद मरे, 3 साल के बाद मरे, 4 साल के बाद मरे, वो 25 साल के बाद मरे, आपको कोई दिक्कत नहीं ना। तो डेथ के बाद बेटा वहां बैठेंगे पीछे। सो डेथ इज अ सर्टन, बात समझे? डेथ इज द सर्टन। तो दोनों सर्टन है, तो तुमको दिक्कत क्या है? कौन सा? टाइम बार्ड कब होगा? जब ड्यू होने के बाद पे नहीं होगा तो टाइम बार्ड होगा ना बेटा। क्या आज कोई इंस्ट्रूमेंट टाइम ड्यू हुआ है? हम बोलते टाइम बार्ड क्या होता है? लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से ड्यू होने के 3 साल में वो डेट क्या होता है? टाइम बार्ड होता है। अच्छा, ड्यू कब होगा? डेथ के 7 डेज बाद, उसमें वापस 3 दिन भी ऐड करेंगे हम लोग। ड्यू डेट ऐसे निकलता है ना, डेथ के बाद 7 दिन, 7 दिन के में अगेन 3 दिन ऐड जोड़ देंगे हम लोग, तो आएगा ड्यू डेट। तो मान लो वो मर गया, मान लो 25 साल बाद, तो ड्यू कब होगा? 25 साल 7 दिन और 3 दिन, उसके बाद ड्यू होगा। उसके अगले 3 साल में पे नहीं करा तो वो टाइम बार्ड होगा। बात समझो बेटा? सो डेथ में याद रखना, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन हो सकता है, वो इमोशनली ले लेते इस बात को। सर डेथ, सर कैसे मतलब? हाँ, कैसे कोई डेथ के बारे में कोई कैसे लिख सकता है सर? बस इमोशनल लोग हैं हम लोग भारतीय है, थोड़ा इमोशनल होते हैं। हम बोलते हैं डेथ पे कैसे हम लोग किसी का बिल पेमेंट कर सकते? तुमको प्रॉब्लम क्या है भाई? हम तो टाइम निकाल रहे हैं ना, तो टाइम निकाल देंगे तो बात खत्म है, दोनों सर्टन है, काम हो जाएगा। बात समझे? अरे जे पे आ गया? एनी डाउट? हाँ बेटा, कोई डाउट? हम्म 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 बराबर है। सीखेंगे, आगे आएगा, उसकी कहानी आगे है। अच्छा डाउट है, आगे आएगा। इसका डाउट है सर क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बियरर बन सकता है? जरूर बन सकता है, देखेंगे तरीका उसका। और कोई डाउट? और कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो चेक की कहानी हम लोग पढ़ना शुरू करे थे, तो बताएंगे मुझको क्या चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है? वेरी गुड। तो चेक में भी क्या होता है? ऑर्डर होता है। तो चेक इज अगेन बिल ऑफ एक्सचेंज, बट चेक पे हमेशा ड्रॉवी कौन होगा? चेक में हमेशा ड्रॉवी कौन होगा? अच्छा, ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर करके ले लो। कुछ बच्चों को लिए टर्मिनोलॉजी बहुत डिफिकल्ट लगती, सर ड्रॉवर, ड्रॉवी, ये वो। थोड़ा उसको अपने एंगल से समझने की कोशिश करो। जब भी मैं ड्रॉवी कहूंगा, आप समझना द पर्सन हु पेज, उस एंगल से याद करने की कोशिश करना भाई, देसी तरीका। हमको ड्रॉवी बोलने के बाद समझता है इस पे आपको कोई नोबेल पारितोषिक नहीं मिलने वाला है, हमको कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो जब भी मैं ड्रॉवी कहूंगा बिल ऑफ एक्सचेंज पे, तो समझ लेना आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु इज लाइबल टू पे। जब मैं ड्रॉवर कहता हूं, समझ लेना द पर्सन हु इज
एंटाइटल टू रिसीव द अमाउंट। जब मैं पे कहता हूं समझ लेना जिसको पेमेंट होना है वो पर्सन। तो हमेशा चेक पे ड्रॉवी का मतलब क्या है? द पर्सन हु पेज, द पर्सन इज लायबल टू पे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा पे करने वाली पार्टी कौन होगी? बैंक ही होगी। सॉरी, चेक पे हमेशा ड्रॉवी कौन होगा? बैंक ही होगा। आई बात समझ में? तो चेक इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, जो कि एक क्या है बोलो? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन हमेशा किस पे? स्पेसिफाइड बैंकर, कोई बैंक होगी उससे पे बनाएगा। स्पेसिफाइड बैंकर क्यों लिखा है? मैं किसी का भी बैंक का नाम, दो बैंक का नाम लिखा मैंने, चेकबुक पे दो बैंक का नाम है, बताओ सही है? किसी स्पेसिफाइड बैंकर पे बनाएंगे। नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। कोई बताएगा मुझको इसका मतलब क्या है? नॉट एक्सप्रेस्ड मतलब उस पर एक्सप्रेस करा हुआ है। क्या एक्सप्रेस करा हुआ है? दैट इट विल नॉट बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, मतलब डिमांड को छोड़ करके किसी भी तरीके से इसका पेमेंट नहीं होगा। भाई आपको मैंने अगर चेक काट कर दिया तो आप, द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट, मस्ट गो टू द बैंक एंड डिमांड फॉर द पेमेंट। जब तक वो डिमांड नहीं करेगा तब तक उसका पेमेंट नहीं होगा, वो चेक सही नहीं है। मेरी बात समझे? मेरी बात समझे? जैसे एग्जांपल के तौर पे आज हम लोग चेक के सेफ ट्रांजिशन के लिए 3 महीने के बाद उस चेक की वैलिडिटी को खत्म करते हैं, उसको बोलते हैं स्टेल चेक। क्या बोलते हैं उसको? स्टेल चेक। स्टेल चेक यानी कि ऐसा चेक जिसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। तो आज मान लो मैंने आपको चेक काट करके दिया और उसके 3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने के बाद आप बैंक में चले गए और उस चेक का पेमेंट डिमांड करा, क्या आपको मिलेगा? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज आप उस चेक के वैलिडिटी पीरियड में 3 महीने में गई नहीं। वहीं पे अगर मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल के बाद लेके गया तो क्या उसका पेमेंट मिलेगा? मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज जब बनाता हूं तो ऑलरेडी उसकी वैलिडिटी है, ऑलरेडी वो पेएबल है। लेकिन चेक कब पेएबल है? जब तुम मेरे पास आओगे तब पेएबल है। जब तक तुम मेरे पास आओगी नहीं, मेरे को कैसे पता चलेगा? बैंक को कैसे पता चलेगा कि ऐसा ऐसा चेक मेरे डिपॉजिट होल्डर ने काट करके आपको दे दिया है? बात समझे नहीं समझे? तो इसीलिए चेक को हमेशा डिमांड पे ही पे करा जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो चेक का डेफिनेशन कैसे आएगा? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर विच इज नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। डिमांड को छोड़ करके और किसी तरीके से ये पे नहीं होगा। तो चेक हमेशा कैसे पेएबल होगा? चेक हमेशा कैसे पे होगा? ऑन डिमांड। तो लिखिए बाजू में, चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। चेक हमेशा डिमांड पे ही पे होगा। इधर ही बैठो कहीं पे। चेक हमेशा कैसे पे होगा? कम ऑन भाई और बहनों, पेबल ऑन डिमांड। और इसके अंदर 2 वर्ड्स है, सुनिए बात को। इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड द चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये 2 टर्म्स है जो आपके जिंदगी में आज नए से ऐड होंगे, ट्रंकेटेड चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पहले बताओ यहां तक चेक का डेफिनेशन क्लियर है? जेप लगा? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं? यस। तो भैया बहनों हम बात करेंगे चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की। उसको कॉमनली हम लोग ई चेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई चेक। ये ई चेक क्या होता है? जैसे आज आप फिजिकली चेक को बनाते हो, चेकबुक आएगा बैंक से, आप उस पे चेक पे डिटेल्स भरोगे और जिसको वो चेक देना है उसके हाथ में समा दोगे। वो क्या करेगा? उस चेक को लेकर के अपने बैंक में जाएगा। जरूरी नहीं कि मेरे बैंक के पास आएगा, अपने बैंक के पास आएगा, अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा चेक को, और फिर उसकी बैंक मेरी बैंक को उस चेक को प्रेजेंट करेगी और फिर उसका पेमेंट होगा। इसको बोलते हैं क्लियरिंग सिस्टम। बाकी ट्रंकेटेड चेक के अंदर वापस डिटेल में समझ लेंगे। अब मोटा माटी इस प्रोसीजर को समझो कि मैंने चेक काट करके आपको दिया, आपने क्या करा? आपने उस चेक को अपनी बैंक में दिया। आपकी बैंक मेरी बैंक के पास आएगी चेक लेकर के, और मेरी बैंक उस चेक को देख करके समझेगी हाँ भैया ये मेरा डिपॉजिट होल्डर है, इसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है देखो,
पैसा निकालो और वो आपके बैंक को देगी, आपकी बैंक आपके खाते में उस पैसों को जमा कर देगी। इस प्रकार से चेक क्लियर होगा। हाँ जी। अब इसमें चेक को फिजिकली बनाना बहुत जरूरी था, चेक का फिजिकल मूवमेंट होना बहुत जरूरी था, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आज मैं फिजिकली चेक बनाऊं। भैया जमाना टेक्नोलॉजी का है, तो आजकल कुछ बैंक्स आपको फिजिकल चेक के बजाय इलेक्ट्रॉनिक चेक दे देगी। सिंपल है, जैसे आप आरटीजीएस एनईएफटी को करते हो, वैसे ही आप जाएंगे आपके ऑनलाइन बैंकिंग के अकाउंट में। अगर आपके बैंक को इलेक्ट्रॉनिक चेक की फैसिलिटी, अगर आपकी बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक चेक की फैसिलिटी आपको दी है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक चेक के टैब में जाइए। जैसे आप एनईएफटी आरटीजीएस करते हो, हैव यू डन एनईएफटी आरटीजीएस एवर? नहीं सर, हम लोग गूगल पे ही करते हैं सर, इट्स नॉट लाइक दैट। एवर you have used your internet banking facility? How many of you have used internet banking? No, you use it? तो मेरा अकाउंट खोल करके दिखा देता, लेकिन अमाउंट देख करके आप मेरे ऊपर तरस खा जाएंगे, इसलिए मैं अकाउंट ओपन करके नहीं दिखा रहा हूं। अदरवाइज आई वुड हैव ओपन द अकाउंट एंड शोड यू हाउ द एनईएफटी एंड आरटीजीएस वर्क्स एग्जैक्टली। आप मेरा अकाउंट नंबर मांग करके मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर दोगे, सर ये रहे पैसे, बहुत अकाउंट आपका दुबला पतला लग रहा है सर, ये ले लो सर पैसा, इसलिए मैं अकाउंट ओपन करके नहीं बता रहा हूं। लेकिन यूजुअली एनईएफटी बट इट डोंट लाइफ लाइक दिस। सो क्या होता है, आपको ऑनलाइन बैंकिंग में जाना होगा, आपका यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग में चले गए, आप जो चाहे ऑपरेशन उसमें कर सकते हो। जैसे एक बैंक में जाकर के जो भी ऑपरेशन करोगे, जैसे मान लो आपको कोई एफडी ओपन करनी है, तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, आपको बैंक में जाने की गरज नहीं। आपको अगर पैसे किसी को भेजने हैं तो आप वहीं से भेज सकते हो, एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हो, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको चेकबुक डिमांड करना है, आपकी चेकबुक खत्म हो चुकी है, तो आप वहीं से अप्लाई कर सकते हो। आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, वहीं से कर सकते हो। आपको अगर इंश्योरेंस का पेमेंट करना है तो वहीं से कर सकते हो। तो जो भी ऑपरेशंस आप बैंक में फिजिकली जाकर के सर्विस अवेल कर सकते हो, वो आप इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आपको मान लो आपका अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, तो बैंक में जाकर के पासबुक भरने से बेटर है आप अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करिए पीडीएफ के अंदर, अब देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सही बात है। तो these are the things that you can avail, the services that you can avail in the electronic banking, यानी कि ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। तो सेम लाइन पे जैसे आप एनईएफटी आरटीजीएस करते हो, उसमें क्या करना होगा आपको उसके अंदर जिसको पैसे ट्रांसफर करने हैं उसका अकाउंट नंबर लेके आना होगा। तो फर्स्ट थिंग यू नीड व्हाट, द अकाउंट नंबर, जिसको पैसे ट्रांसफर करने हैं। ओके, जैसे मान लो मेरे को राज को ट्रांसफर करने, तो राज को अकाउंट नंबर है 420, रैंडम नंबर, इट्स नॉट लाइक दैट समथिंग इज कोरिलेटेड। 420 अकाउंट नंबर है और आगे पीछे कुछ तो नंबर है, आई जस्ट रिमेंबर दिस। सो अकाउंट नंबर सुनिए 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 सुनिए, कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है। उसके बाद मुझको उसका आईएफएससी नंबर चाहिए। व्हाट इज आईएफएससी नंबर? ये हर एक बैंक का, हर एक ब्रांच का अपना एक कोड होता है जो आप इंटरनेट बैंकिंग में यूज करते हैं। पीछे पीछे जाओ, आईएफएससी कोड होता है हर एक बैंक का, हर एक ब्रांच का अपना एक आईएफएससी नंबर होगा। तो मान लो वो भी एक कोड है 240, तो आई नीड दिस वन। ओके, फिर मेरे को उस बैंक का नाम चाहिए जिस बैंक को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा, और उसके ब्रांच का नाम चाहिए, ओके, सदाबंद ब्रांच, जो भी है, व्हाटएवर इट इज। तो ये सारी डिटेल्स मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एनईएफटी आरटीजीएस में ये सारी डिटेल दे दूंगा, और फिर इस अकाउंट में मेरे जितने भी पैसे मैंने ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। अब ये क्या, एनईएफटी आरटीजीएस से अब मेरे को क्या करना है, एक चेक बनाना है। तो यही सारी डिटेल चाहिए मुझको, एनईएफटी आरटीजीएस में जो डिटेल चाहिए ना, वही डिटेल चाहिए। अब जैसे मेरे पास फिजिकल चेक होता है, वैसे वहां पे एक ऑनलाइन चेक दिखता है, उसके बाजू में डिटेल्स होते हैं। इंटरफेस अलग अलग हो सकता है, इंटरफेस यानी कि जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो अलग अलग हो सकता है। हर एक बैंक का अपना अलग अलग तरीका होता है, तो इंटरफेस अलग अलग हो सकता है। तो मैंने क्या करना है, डिटेल्स भरते जाना है, लाइन बाय लाइन, 1 2 3 4। जैसे आप लोग अमेजोन में शॉपिंग करते हो, करते कि नहीं करते हो, ये तो करा होगा। ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करा है, लेकिन अमेजोन पे शॉपिंग जरूर करी है हमने। तो उसमें आप लोग क्या करते हो, आपका जो भी एड्रेस है, लाइन नंबर 1 2, फ्लैट नंबर, शॉप नंबर, वॉट एवर इट इज, भरते हो, पिन कोड भरते हो। तो वैसे ही आपको ऑनलाइन बैंकिंग में जाकर के ये सारी डिटेल्स भरने हैं। कौन कौन से, ये वाले डिटेल्स, किसको भेजना है, उसका नाम क्या है, कितना अमाउंट भेजना है, वगैरह वगैरह, अकाउंट नंबर क्या है, सारी डिटेल्स भरेंगे। फिर ऑनलाइन एक चेक जनरेट होगा। ऑनलाइन क्या होगा, एक चेक जनरेट होगा। जो आप फिजिकली चेक उसको देते थे, आप आपके अकाउंट जिसको पेमेंट करना है उसको, इलेक्ट्रॉनिकली चेक उसको मिल जाएगा। उसको मिल जाएगा मतलब उसकी बैंक को मिल जाएगा।
तो बीच का जो प्रोसेस है ना, वो कहीं ना कहीं स्किप हो गया कि मैंने चेक आपको दिया, आप अपने बैंक में चले गए, ये प्रोसेस स्किप हो गया। मैंने क्या करा, डायरेक्टली आपके बैंक को ही चेक दे दिया। तो समझे नहीं समझे, डायरेक्टली मैंने आपके बैंक को ही चेक दे दिया। अब आपकी बैंक करेगी, वो चेक को मेरे पास लेके आएगी, इलेक्ट्रॉनिकली लेके आएगी, और मेरी बैंक उसका पेमेंट कर देगी। सिंपलीफाइड। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हुआ कुछ नहीं है, बस चेक से पेमेंट हुआ है। कुछ बातें होती है ना जो नाम की होती है, वैसे एनईएफटी आरटीजीएस में भी ये काम सेम हो सकता है, सेम लाइन पे, लेकिन चेक मतलब चेक दूंगा मैंने चेक दिया है, उसका एक एविडेंस बनेगा मस्त कि मैंने चेक दिया हुआ है, ये रहा चेक। तो जैसे फिजिकल चेक होता है, वैसे एक इलेक्ट्रॉनिक पीडीएफ में चेक डाउनलोड होगा, आप अपने रिकॉर्ड के लिए उसको रख सकते हो। वैसे एनईएफटी आरटीजीएस की भी डिटेल्स मिल सकते हैं, लेकिन चेक का अपना अलग माहौल है। तो इलेक्ट्रॉनिक चेक कुछ नया नया है, वो कुछ नया। बोले मैं चेक से ही पेमेंट करूंगा, ठीक है फिर इलेक्ट्रॉनिक चेक से कर ले, टाइम ही बच जाएगा। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक। बात समझे, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई नई कहानी नहीं है। सर ये एग्जाम में आएगा, बिल्कुल नहीं। अभी ये पूछ से बैठेंगे तो बाकी बातें कौन पूछेगा। बस आपको समझने के लिए कि ये भी जिंदगी में है, कच्चा बादाम से दूसरी चीजें ये भी अपने जिंदगी में है, इसको भी देखना पड़ेगा। हाँ जी। और दूसरा आता है क्या बोलो, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक चेक, और दूसरा आता है क्या बोलो आपका, ट्रंकेटेड चेक। व्हाट इज ट्रंकेटेड चेक? अब क्लियरिंग प्रोसेस को मैंने आपको बताया था, वापस एक बार रिवाइज करते हैं, फिर ट्रंकेटेड चेक समझेगा। अब सीन ये होगा, मान लो यहाँ पे मेरी बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। कौन सी बैंक है? और आपकी बैंक कौन सी है? बैंक ऑफ बड़ौदा, नहीं लेना बैंक। आपकी बैंक कौन सी है? लेना बैंक। तो मैंने क्या करा, मैंने एक चेक काट करके आपको दिया, ये रहा चेक। मैंने बोला पे टू राज, ये चेक बनाया, अमाउंट लिख दिया, तो ये रहा राज। नहीं, उसके हाथ में चेक है ना, ओके। अब उसके हाथ में मैंने चेक दे दिया, अब ये क्या करेगा, भागे दौड़े किसके पास जाएगा? अपनी बैंक के पास जाएगा, और अपनी बैंक को ये चेक दे देगा। अब इसकी बैंक क्या करेगी, इसकी बैंक क्या करेगी, लेना बैंक के पास ये चेक आया ना पे टू राज करके, लेना बैंक क्या करेगी, ये आईसीआईसीआई बैंक को देगी। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के पास डायरेक्टली देगी क्या? ये होता है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या होता है, इनका काम ही होता है चेक को कलेक्ट करना और उस बैंक को भेजना जिससे पेमेंट रिकवर करना है। अब पहले के जमाने में कुछ कम ही बैंक हुआ करती थी जिनके पास एक क्लियरिंग हाउस हुआ करता था। आजकल हर एक बैंक के पास अपना अपना क्लियरिंग हाउस है। वैसे लेना बैंक का भी एक अपना क्लियरिंग हाउस होगा, और आईसीआईसीआई बैंक का भी अपना एक क्लियरिंग हाउस होगा। हाँ जी। अब लेना बैंक क्या करेगा, आज के दिन पे जितने भी चेक जमा हुए हैं, जिसके अंदर आज का भी चेक है, वो अपने क्लियरिंग हाउस को देगा। अब यहां पे क्या होता है, चेक का सॉर्टिंग होता है। क्या होता है? चेक का सॉर्टिंग। क्योंकि जरूरी नहीं है कि लेना बैंक के पास बस एक ही चेक आया। अब लेना बैंक के पास आईसीआईसीआई बैंक से रिकवर होने वाले चेक्स है, एसबीआई से रिकवर होने वाले चेक्स भी आएंगे, एक्सिस बैंक से रिकवर होने वाले चेक भी आएंगे, कोटक बैंक से रिकवर होने वाले भी चेक आएंगे। तो वो सारे चेक्स को सॉर्ट करेंगे और बंच बना करके उस बैंक के उस रिस्पेक्टिव ब्रांच को भेज देंगे। हो सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से कुछ चेक्स आने हैं जो लेना बैंक के पास आए रिकवरी के लिए। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की कोल्हापुर में 3 ब्रांचेस है, तो ब्रांच वाइज सॉर्टिंग होगा अगेन। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के चेक शाहूपुरी ब्रांच, हो सकता है ताराबाई पार्क ब्रांच और राजारामपुरी ब्रांच, 3 ब्रांच के अलग अलग, और 3 ब्रांच को अलग अलग भेजा जाएगा। आई बात समझ में? तो इसके अंदर किसका चेक है? आईसीआईसीआई बैंक से राज से रिकवर करने वाला भी चेक है। अब एक बात मुझको बताना, कैन दिस हैपन अदर वे अराउंड? यानी कि आईसीआईसीआई बैंक के पास भी कोई एक चेक आया होगा जो लेना बैंक से रिकवर करने का हो सकता ना, तो वो भी चेक इनके पास है जो लेना बैंक से हो। सही बात है। तो क्लियरिंग हाउस क्या करते हैं, अपने अंदर नेट सेटलमेंट कर लेते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नेट सेटलमेंट। मतलब हो सकता है कि लेना बैंक को आईसीआईसीआई बैंक से आज के दिन पे सपोज 100 करोड़ रुपए रिकवर करने ऑन चेक। किससे? आईसीआईसीआई बैंक से, स्पेसिफिकली उस बैंक के उस ब्रांच से 100 करोड़ रुपए रिकवर करना है। उसी लाइन पे आईसीआईसीआई बैंक को लेना बैंक से 150 करोड़ रिकवर करने ऑन चेक।
तो आप मुझको बताना कौन किसको कितना पैसा देगा। बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स, कौन किसको कितना पैसा देगा? लेना बैंक आईसीआईसीआई बैंक को 50 करोड़ रुपए देगा, इस श्योर? अभी 100 करोड़ रुपए इसको देगा, 150 देगा, तो 100 करोड़ अपने पास से रख, 50 करोड़ दे दे, बात खत्म, नेट सेटलमेंट हो गया। तो चेक्स हमेशा नेट सेटल होते हैं। कैसे सेटल होते हैं? अब देखो सारे चेक फिजिकली क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है हर एक ब्रांच को। इसमें समय जाएगा नहीं जाएगा? इसमें समय जाएगा नहीं जाएगा? तो इस समय को बचाना बहुत जरूरी है ना। पहले के जमाने में चेक को क्लियर होने पे 3-3, 4-4, 5-5 दिन, कभी कभी अगर वो इंटरसिटी चेक है या इंटरस्टेट चेक है तो उसको क्लियर होने में 1-1 हफ्ता 2-2 हफ्ते लगते थे भाई, बिकॉज चेक फिजिकली भी जाना होगा उसके पास। जब तक आईसीआईसीआई बैंक अपना चेक वेरीफाई नहीं करेगी, जो मैंने दिया हुआ है राज को, जो आईसीआईसीआई बैंक के पास आया है, जब तक उसको वेरीफाई नहीं करेगी, मेरे अकाउंट में पैसा है कि नहीं वो चेक नहीं करेगी, क्या ये मेरा ही डिपॉजिट होल्डर है वो चेक नहीं करेगी, तब तो पेमेंट कैसे करे? समझे नहीं समझे? तो ये वेरीफाई होना पड़ेगा, इसलिए इसमें समय बहुत जा रहा था। अब इस चीज को बचाना होगा, तो हर एक बैंक के पास एक मशीन होगा, स्कैनिंग मशीन। ये रेगुलर स्कैनिंग मशीन नहीं है, ये चेक को स्कैन करने वाला मशीन है। तो लेना बैंक क्या करेगा, ये जो चेक है ना, ये स्कैनिंग मशीन में डालेगा, उसको स्कैन करेगा, उसकी एक इमेज बनेगी, स्कैन्ड इमेज हर एक चेक का। जो भी चेक उसके पास है ना, सारे स्कैन हो रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक में क्या हो रहा है, हर एक चेक क्या हो रहा है, स्कैन हो रहे हैं, हर एक चेक एक चेक स्कैन हो जा रहा है। और अभी लेना बैंक आईसीआईसीआई बैंक को फिजिकली चेक ट्रांसफर करने से स्कैन कॉपी भेजेगी। क्लियरिंग हाउस में चेक जाएगा ही नहीं फिजिकली, चेक तो लेना बैंक के पास ही रहेगा, और ये चेक स्कैन करके किसके पास जाएगा? ऑनलाइन आईसीआईसीआई। तो बताएंगे मुझको, ये जो सॉर्टिंग वगैरह करने का जो समय था या चेक को फिजिकली ट्रांसफर करने का जो समय था वो कम हो गया। 1-2 दिन इसमें ही बच गए। सुबह 10 बजे चेक गया, 3 बजे आईसीआईसीआई बैंक के पास क्लियरिंग के लिए। आई बात समझ में? तो इसमें 2 दिन बच गए, तो 2 दिन बच गए, तो पेमेंट अगले दिन लगेज ट्रांसफर होगा। समझे कि नहीं समझे? सेटल हुआ कि नहीं हुआ? तो आज शाम को ही मुझको पता चला कि आईसीआईसीआई बैंक ने लेना बैंक से कितने पैसे लेने टोटल नेट में, और आज शाम को ही पता चला लेना बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक को कितने देने। सेम गोज विद अदर बैंक्स आल्सो, कि आज एक्सिस बैंक को पता चला कि लेना बैंक से कितने लेने हैं, कितने देने हैं, आज शाम को ही पता चला, तो शाम को ही सेटल कर देंगे। और अगले दिन रिस्पेक्टिव अकाउंट होल्डर क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव बैंक अपने अकाउंट होल्डर में अपने अपने पैसे ट्रांसफर कर लेंगे। आई बात समझ में? तो इसलिए आज चेक का सेटलमेंट जो है वो 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन में हो जाता है। तो आज मेरी ब्रांच चाहे कन्याकुमारी में हो जिससे पैसे रिकवर करने हो, या जम्मू कश्मीर में हो, तो जम्मू कश्मीर की बैंक कन्याकुमारी की बैंक से 1 दिन में पैसा रिकवर करेगी, पहले उसको 1 हफ्ता लग जाता था। अब मेरा सवाल यह बनता है कि ये जो स्कैन्ड कॉपी है, जो सॉफ्ट कॉपी है चेक की, इसको मैं बोलता हूं ट्रंकेटेड चेक। आई बात समझ में? ये कोई नया चेक नहीं है, ये फिजिकल चेक का सॉफ्ट कॉपी, और इस मशीन को बोलते हैं ट्रंकेशन मशीन। स्कैनर को बोलते हैं, स्पेशल स्कैनर को बोलते हैं ट्रंकेशन मशीन। बात समझे? जिससे चेक को हम स्कैन करके क्लियरिंग के सिस्टम में डाल देते हैं फॉर स्पीडी क्लियरिंग ऑफ द चेक। और जो स्कैन कॉपी ऑफ फिजिकल चेक है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? ट्रंकेटेड चेक। आई बात समझ में? तो क्या चेक के सारे प्रावधान उस ट्रंकेटेड चेक पे भी लगेंगे? डेफिनेशन ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक नॉट एक्सप्रेसली टू बी पेएबल अदरवाइज ऑन डिमांड दैट इंक्लूड्स ट्रंकेटेड चेक। का मतलब क्या है कि चेक में अभी हम लोग जितने भी प्रावधान देखने वाले हैं वो सारे प्रावधान ट्रंकेटेड चेक पे भी अप्लाई करेंगे। आज अगर ट्रंकेटेड चेक डिसऑनर हुआ तो क्या डिसऑनर के सारे प्रोविजन उस पे लग जाएंगे? द आंसर इज यस। जैसे फिजिकल चेक डिसऑनर होने पे जो भी पेनल्टी लगने वाली है वो ट्रंकेटेड चेक पे भी लगेगी। आज मैंने इलेक्ट्रॉनिक चेक बना करके आपको दिया और वो डिसऑनर हुआ, तो क्या डिसऑनर के सारे प्रोविजन उस इलेक्ट्रॉनिक चेक पे भी अप्लाई करेंगे? यस, बिकॉज वो एक चेक है, और वो चेक है, ये किसने बताया? डेफिनेशन नहीं बताया, सेक्शन नंबर 6, कि चेक में इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक भी आएगा और चेक में ट्रंकेटेड चेक भी आता है। तो चेक के सारे प्रावधान उस पे भी अप्लाई कर जाते हैं। बात समझे? डेफिनेशन ऐसा क्यों है? बात समझे?
तो चेक में जो भी बातें पढ़ने वाले हैं वो सारी इन पे भी अप्लाई कर जाएगी। एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी कि चेक कैसे होते हैं, बोलो चेक कैसे होते हैं, नेट सेटल होते हैं, हमेशा चेक नेट सेटल होते हैं। लेकिन आरटीजीएस एनएफटी, जैसे आरटीजीएस, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चेक को क्लियर होने में आज भी एक दिन लगता ही लगता है। हाँ, अगर सेम बैंक का चेक है तो एक ही दिन में क्लियर भी हो जाता है। सेम बैंक का चेक मतलब मेरा भी अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में, उसका भी अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में हो सकता है ना, तो मैंने चेक कर दिया आईसीआईसीआई बैंक का, वो उसी बैंक में चला गया, उसी बैंक में जमा कर दिया, तो एक दिन में क्लियर भी हो जाता है, लगेज ट्रांसफर होता है। लेकिन जब दूसरी बैंक है तो एक दिन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि नेट सेटल होना पड़ेगा ना। मेरी बैंक ने तुम्हारी बैंक से कितना पैसा लेना है या मैंने तुमको देना है, ये समझने के लिए मुझको थोड़ा समय लगेगा। बात समझे नहीं समझे? और जैसे समझ गया फिर सेटल होगा। तो चेक को क्लियर होने में एक दिन तो लगता ही लगता है, क्योंकि चेक नेट सेटल होता है। लेकिन आरटीजीएस ग्रॉस सेटल होता है। ग्रॉस मतलब आज अगर मैंने आपको आरटीजीएस करा, इंस्टेड ऑफ चेक मैंने राज को आरटीजीएस करा, तो मेरी बैंक और राज की बैंक, मेरी बैंक आईसीआईसीआई, राज की बैंक लेना बैंक, ये चेक करते नहीं बैठेगी कि हमने एक दूसरे को कितना पैसा देना है, मतलब बैंक टू बैंक। आईसीआईसीआई बैंक और लेना बैंक ये चेक करते नहीं बैठती है कि हमने तुमको कितना देना है, तुमने हमको कितना देना है, नेट सेटल करके हमने इसको 50 करोड़ रुपए देने, ये देखते नहीं बैठती है। लगेज रियल टाइम पे ग्रॉस सेटल होगा, मतलब मेरे अकाउंट से पैसे निकलेंगे उसके अकाउंट में जाएंगे, बात खत्म, ग्रॉस सेटलमेंट। आई बात समझ में? इसलिए नाम है रियल टाइम। आज के समय पे रियल टाइम चेक के जरा एक दिन वेट करने की गरज नहीं है, और वो ग्रॉस सेटल होगा। नेट सेटलमेंट के कैलकुलेशन के लिए बैंक रुकती नहीं है, इसलिए उसका नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बात समझे? और एक आता है एनईएफटी। व्हाट इज एनईएफटी? इट इज अ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दोनों में क्या डिफरेंस है सर? स्पेलिंग और नाम में डिफरेंस है। 2 लाख तक के ट्रांजैक्शंस के लिए एनईएफटी का इस्तेमाल होता है, और आरटीजीएस 2 लाख के ऊपर वाले ट्रांजैक्शन के लिए लगता है। ऐसा क्यों? उसको बाइफरकेट करा हुआ है। आज तो आरटीजीएस भी फटाक से हो जाता है, लेकिन आरटीजीएस में थोड़ा समय लगता है, 1 घंटा 2 घंटा लग सकता है। एनईएफटी फटाक से हो जाता है। उसमें भी है क्या आईएमपीएस? छोटे छोटे अमाउंट जो होते हैं ना वो आईएमपी से हो जाते हैं, मतलब फटाक से अभी ट्रांसफर करा अभी मिलेगा लगेज। उसमें थोड़ा लिमिट है ट्रांजैक्शन की, यहां तक कर सकते हो। एनईएफटी भी हो लगता है 10 मिनट में हो जाएगा। आरटीजीएस को थोड़ा 1 घंटा लगेगा, पहले तो 3-3 घंटे लगते थे, वो बैच में सेटल होते थे। बैच मतलब कि आज अगर आईसीआईसीआई बैंक के पास आरटीजीएस के एप्लीकेशंस आए तो लगेज सेटल नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहे, 2-2 घंटे का पैच रख रहे हैं कि 2 घंटे में जितने आरटीजीएस आए उसको प्रोसेस करेंगे, बिकॉज सिस्टम इतना तगड़ा नहीं था पहले। जैसे सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक जितने एप्लीकेशन आएंगे उसका सेटलमेंट 12 बजे के बाद होगा, तो जिसने 10 बजे एप्लीकेशन दिया है उसको सेटल होने में 2 घंटे लगेंगे आरटीजीएस में। फिर उसके बाद 12 बजे से लेके 2 बजे तक जो एप्लीकेशन आएंगे वो 2 बजे के बाद सेटल होंगे, तो जिसने 12 बजे अप्लाई करा है उसको 2 बजे तक रुकना पड़ेगा। लेकिन आज आरटीजीएस, बैंक के सर्वर्स, बैंक की टेक्नोलॉजी इतनी हार्ड एंड फास्ट हो चुकी है, इतनी एडवांस हो चुकी है कि आज आरटीजीएस भी आधे घंटे में हो जाता है, बिकॉज फास्ट हो गया ना, पूरा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया। तो ये होते हैं डिफरेंस बिटवीन नेट सेटलमेंट, ग्रॉस सेटलमेंट, चेक एंड एंड। बात समझे? हमारा बस ध्यान कहां पे होगा, इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड ट्रंकेटेड चेक। यहां तक क्लियर है? बस इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैंने आपको ये सारी बातें, आरटीजीएस वगैरह सारी बातें बता दी, ये एग्जाम में नहीं आएगा। अच्छा बात समझे? क्लियर है? तो व्हाट इज चेक? कम ऑन, अ चेक इज अ, कम ऑन, क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes electronic image of truncated check and electronic form of check, that is the e-check। नीचे एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, इससे चेक का डेफिनेशन क्लियर होगा। अगेन चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, पेबल ऑलवेज ऑन डिमांड। क्लियर? Payable on demand means it should be payable whenever the holder chooses to present the check to the drawee, that is the banker। जब तक कि वो बैंक को प्रेजेंट नहीं करेगा तब तक बैंक पे नहीं करेगी। एक्सप्रेशन बैंकर इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ऑल्सो इंक्लूड इन द बैंक। आजकल पोस्ट ऑफिस के भी सेविंग अकाउंट खुलते हैं,
तो उसके भी चेकबुक मिल जाएंगे। तो पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट भी एक बैंक के तरह ही काम करेगा, उस पर भी ये बातें अप्लाई कर जाएगी। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक इमेज का चेक का मतलब क्या है, ट्रंकेटेड चेक क्या होता है, ये मैंने आपको अभी बता दिया। एक्सप्लेनेशन क्लियरिंग हाउस क्या है, ये क्रिप्टो सिस्टम क्या है, ये आपको पता करने की गरज नहीं है, आप उसको एग्जाम पर्पज के लिए स्किप कर सकते हो, इसको भी स्किप कर सकते हो, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। ओके, और ये रहा आपका चेक का स्पेसिमन। क्लियर है? पार्टीज बताएंगे चेक के अंदर पार्टीज कौन कौन है। ड्रॉवर, ड्रॉवर माने कौन, हु ड्रॉज द चेक, दैट इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे। मतलब मैंने राज को पैसे देने हैं तो आई एम लायबल टू पे, तो आई विल ड्रॉ द चेक। बात समझे? ड्रॉवी, ड्रॉवी हमेशा क्या होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज अ बैंकर, बैंक ही होगा। और पे कौन होगा, जिसको पे करना है। ये ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड क्या होता है वो हम लोग बाद में समझेंगे, इसको थोड़ा पेंडिंग मार्क करेंगे। बताएंगे यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए, चेक, चेक के पार्टीज ये रहे। कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे मुझको आज। चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज होने के नाते बिल ऑफ एक्सचेंज के जितने भी एसेंशियल्स है वो क्या उसके अंदर होने चाहिए। राइटिंग में होगा, साइंड बाय मेकर होगा, अमाउंट सर्टन होगा, पे सर्टन होगा, डेटेड होगा। अच्छा, स्टैम्प होने की गरज है, कभी देखा है चेक पे लगाया, चेक पे स्टैंपिंग की गरज है क्या बताओ, क्यों, तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो बारकोड इज अ स्टैंप, तो वही ना, बारकोड इज अ स्टैंप ना, देन इट विल एक्ट लाइक द स्टैंप, यही बोल रहा हूं ना आप नालायक। बारकोड क्यों होता है, वो जो ट्रंकेशन सिस्टम में डालते हैं ना, वो सिस्टम रीड करेगा कौन से बैंक का चेक है, क्या है, कौन सी बैंक है, कौन सी ब्रांच है, वो ऑथेंटिकेट करेगा, उसके लिए बारकोड होता है। स्टैंप का काम क्या होता है, स्टैंप का काम क्या होता है, रेवेन्यू स्टैंप का काम क्या होता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना। रेवेन्यू स्टैंप का काम यही है, आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो ट्रांजैक्शन पे गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, वही काम होता है रेवेन्यू स्टैंप, इसलिए इसका नाम रेवेन्यू स्टैंप है। रेवेन्यू, रेवेन्यू फॉर होम, तो रेवेन्यू स्टैंप। बात समझे? तो चेक पे स्टैंप की गरज नहीं होती है, बिकॉज चेक बैंक इशू करता है, चेक जो है वो बैंक इशू करता है। चेक आपको कहीं पे स्टेशनरी की दुकान में नहीं मिलता है, चेक को ऑथेंटिकेट करने के लिए स्टैंप की गरज नहीं होगी, चेक को ऑथेंटिकेट करने के लिए स्टैंप की गरज नहीं होती, किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए उस पर स्टैंप लगाना बहुत जरूरी है। तो आज आपको बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट स्टेशनरी की दुकान से मिल जाएगा, या आप प्लेन पेपर पे भी उसको बना सकते हो। बात समझे नहीं समझे? तो उस डॉक्यूमेंट को लीगल वैलिडिटी देने के लिए आपको स्टैंप की गरज होगी, तो चेक को स्टैंप की गरज नहीं होती। क्यों नहीं होती है? बिकॉज चेक को ऑथेंटिकेट करने की कोई गरज नहीं है, वो ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है, बिकॉज बैंक से आया हुआ है, और उसके बाद भी उसको चेक करने के लिए बारकोड तो है ही। अगर मान लो किसी ने फेक वाला चेक बना दिया तो वो ट्रंकेशन मशीन में पकड़ा जाएगा, तो इसलिए चेक पे स्टैंप की गरज नहीं होती है। स्टैंप को छोड़ करके सारे इसेंशियल्स जो एक बिल ऑफ एक्सचेंज में होने चाहिए वो सारे के सारे चेक में होने चाहिए। बात समझे? और दो अलग से, दैट इज हमेशा किस पे ड्रॉ होगा, स्पेसिफाइड बैंकर, और कैसे पे होगा। बात समझे? जेब लगा, चेक को लिखे, फिर अगली कहानी पढ़ेंगे फटाफट। आज का कोई कॉलेज का वगैरह कुछ सीन है क्या, एग्जाम एग्जाम कुछ है क्या, एग्जाम फॉर्म भरना है आज, कौन सा, सेकेंड, सेकेंड सेमिस्टर, अभी तो बच्चों को फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, तुम सेकेंड सेम का एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आता सेम क्या होता है चीज। सेकेंड सेम माने सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम मतलब सेकेंड सेम होता है। कंग्रेचुलेशन।
बातें कम, लिखना ज्यादा। ओ भाई, शांति रख। हो गया। एग्जामिनेशन में आपको हो सकता है कि ये स्पेसिमन पूछ ले, तो मेक श्योर करना कि आप उसको भी प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ जी। हाँ लिख भाई, तेरे को जो अच्छा लगता है, मोबाइल नंबर लिख। गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर लिख, खुद का लिख, किसका भी लिख।
हो गया। जल्दी करो भाई। पाटिल क्या हुआ? ऑल ओके? क्या कर रहे हैं, सर्कस? स्केल नीचे गिर गई, बैग में रख रहा है ऐसे? व्हाट इज दिस? मेथड एक्सरसाइज कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हाँ जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, ये ड्राइंग केस ऑफ नीड वाला कॉन्सेप्ट पेंडिंग है, उसको पेंडिंग मार्क करना। हम लोग आगे कॉन्सेप्ट के अंदर एक उसको समझा लेंगे, उसको कवर कर लेंगे। मैंने स्किप नहीं करा है, रिफंड मत मांगो। अच्छा सर रिफंड मांगो, सर रिफंड दे दो सर, आपने नहीं पढ़ा है इसको। पढ़ाऊंगा। अच्छा, क्लासिफिकेशन आपने हो चुका है, इजंट इट? उसके अंदर एक दो क्लासिफिकेशन है, एक है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और एक है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। हमने अब तक देखा बीरर होते हैं, ऑर्डर होते हैं, टाइम होते हैं, डिमांड होते हैं, उसके साथ एक दूसरे वेरी इंपॉर्टेंट है ना, किसके? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मोबाइल चार्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एक तो आप अपना भी वक्त बर्बाद करेगा और उसका भी ध्यान तू। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सो देखिए, इनलैंड, इनलैंड मतलब क्या? अपना खुद का देसी, देसी इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट यानी कि विदेशी, विदेशी इंस्ट्रूमेंट। तो देसी एक होता है विदेशी। सर इसको हम लोग कैसे बाइफरकेट करें? तो पहला आता है इनलाइन इंस्ट्रूमेंट। सी इंटरमीडिएट में इसमें सवाल बनते थे, आई डोंट नो अभी फाउंडेशन में पूछेंगे नहीं पूछेंगे। वी शुड बी रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज द मुहूर्त वाला, ये तो हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए, नहीं पूछ लिया जाए, आपके ऊपर। सो अ प्रॉमिसरी नोट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक ड्रॉन। देखना, पहला पहला कंडीशन विच इज ड्रॉन। और बोला है, और मेड इन इंडिया, एंड बोला है, एंड मेड पेएबल इन, फिर बोला और, ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम टू बी एन, क्या बोलो, जोर से बोलो, डीम टू बी एन। देखिए क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे प्रोमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, जो ड्रॉ करा गया है किस पे? ड्रॉन और मेड इन इंडिया, दोनों में से कोई भी कंडीशन चल जाएगी, चाहे वो ड्रॉ किया हो इंडिया में या मेड इन इंडिया, इंडिया में बनाया हो, ड्रॉन और मेड इन इंडिया। एंड बोला है, एंड मेड पेएबल, पेएबल और ड्रॉन अपॉन, क्या बोलो, एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। इन दोनों में से एक, साथ साथ इन दोनों में से एक चलेगा, बीच में एंड है ना। एक तो इंडिया में ड्रॉ या मेड होना चाहिए, एंड वो पेएबल, पेएबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। सर कुछ नहीं समझ रहा है सर, आए नीचे एग्जांपल्स है। ए प्रॉमिसरी नोट मेड इन कोलकाता, तो इंडिया में बना है, ड्रॉन और मेड इन इंडिया ना, इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई? ड्रॉन और मेड इन इंडिया। एंड पेएबल इन मुंबई, और फिर इनमें से एक कंडीशन पेएबल इन इंडिया। क्लियर? ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा प्रॉमिसरी नोट जो इंडिया में बना है और इंडिया में ही पेएबल है, तो वो क्या हो जाएगा? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। दूसरा, अ बिल इज ड्रॉन इन वाराणसी ऑन ए पर्सन
रेसिडेंट इन जोधपुर, क्या बोला है, अ बिल ड्रॉन इन वाराणसी, कहां पे ड्रॉ है, वाराणसी में ड्रॉ है, ड्रॉन और मेड इन इंडिया दोनों में से कंडीशन चाहिए, ड्रॉन और मेड इन इंडिया। देखो कंडीशन दिमाग में छाप लो, अगर इनलाइन इंस्ट्रूमेंट क्लियर है तो फॉरेन फटाक से हो जाएगा। मैंने कहा ड्रॉन और मेड इन इंडिया, तो बताएंगे दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ड्रॉन इन वाराणसी मतलब इंडिया में है, वाराणसी कहां पे है। अब बच्चा पूछ वाराणसी किधर है, अब इंडिया का मैप लेके नहीं बैठ सकता मैं, वाराणसी इंडिया में है ये समझना चाहिए, सबको बताया ना वाराणसी इंडिया में है। ग्रेट, सब कभी गए नहीं सर, तो हमारे तीर्थ रूप कहां हो क्या है, बेसिक नॉलेज है, पता होना जरूरी है। ड्रॉन इन वाराणसी मतलब इंडिया में है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, दोनों में से पहले दो में से ड्रॉन और मेड इन इंडिया दोनों में से सेटिस्फाई हुआ। अब साथ में मुझको एंड चाहिए, एंड मतलब साथ में और एक चाहिए, क्या चाहिए, एंड पेबल इन इंडिया और ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। एक तो इंडिया में पेबल होना चाहिए या फिर इंडिया के रेसिडेंट के ऊपर बनाना चाहिए। तो यहां पे लिखा है ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन जोधपुर, तो जोधपुर में एक पर्सन रहता है रेसिडेंट इन इंडिया है, उस पे बनाया हुआ है, मतलब दैट पर्सन विल पे ऑल्दो इट इज स्टेटेड टू बी पेबल इन सिंगापुर, मतलब चाहे वो सिंगापुर में पेबल क्यों ना हो। अगर आज ऐसा बिल जो इंडिया में बनाएंगे और इंडिया के रेसिडेंट पे बनाएंगे, मतलब इंडिया का रेसिडेंट पे करेगा, चाहे वो पेमेंट उसका सिंगापुर में होने वाला है, वो इनलैंड ही माना जाएगा। ऐसे क्यों, बिकॉज उस पे भारत का कायदा लागू होगा, चाहे पेमेंट तो दुनिया जान में कहां पे भी कर। तो अगर उसको इंडिया में बनाएगा, इंडिया में पे करेगा, पेबल कराएगा, या फिर इंडिया के पर्सन पे पेबल बनाएगा, उसको मैं इनलैंड बोलूंगा। इनलैंड बोलने का मतलब क्या है, उसको भारत के कायदे लागू होंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई करेगा। आई बात समझ में, वापस आगे और एग्जांपल लेंगे, क्लियर होगा। अ रेसिडेंट ऑफ आगरा, आगरा का रेसिडेंट है, ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन आगरा, आगरा में एक पर्सन रहता है, उसने एक बिल बनाया, मतलब ए ड्रॉवर है, ए ड्रॉवर है, उसने आगरा में बिल बनाया, मतलब ड्रॉन इन इंडिया हो गया। ऑन अ बी मर्चेंट इन न्यूयॉर्क, उसने बिल किस पे बनाया, न्यूयॉर्क के मर्चेंट पे, मतलब किस पे बनाया है, न्यूयॉर्क के पर्सन पे बनाया है, मतलब कौन पे करेगा, न्यूयॉर्क का पर्सन पे करेगा। हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाइड है, इंडिया में बनाए, एक कंडीशन सेटिस्फाइड, दूसरा कंडीशन क्या है, पेबल इन इंडिया होना चाहिए या पेबल और ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए। बी ने एक्सेप्ट करा और वो पेबल इन दिल्ली है। ऐसे देख रहे, भूत देख लिया नालायकों ने। भाई और बहनों, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या है, ड्रॉन और मेड कहां पे होना चाहिए, कहां पे होना चाहिए, इंडिया। तो दोनों में से एक कंडीशन टिक होनी चाहिए, और साथ साथ एंड बोला है, एंड उसके साथ साथ ये कंडीशन भी होनी चाहिए। क्या कंडीशन है, पेबल इन इंडिया, या फिर उसको ऐसे लिखता हूं मैं, पेबल इन इंडिया और ड्रॉन ऑन पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों में से एक सेटिस्फाई होना चाहिए। पक्का, चलिए अब इस एग्जाम्पल को हम लोग टेस्ट करते हैं ऑन दिस पैरामीटर्स। ए अ रेसिडेंट ऑफ आगरा ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन आगरा, तो ड्रॉन इन इंडिया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों में से एक चाहिए ना, ये होने की कोई गरज, दोनों में सेटिस्फाई हो गया। आगे अब मेरे को क्या चाहिए, अब ये इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में बना है, एक तो इंडिया में पेएबल होना चाहिए या इंडिया के पर्सन पे ड्रॉ होना चाहिए। तो मैंने चेक करा, ऑन बी मर्चेंट इन न्यूयॉर्क, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है।
बिकॉज वो इंडिया के पर्सन पे नहीं बना हुआ है। बी ने एक्सेप्ट करा, बट पेबल इन दिल्ली, तो क्या दिल्ली में पेबल है, तो यहां पे कंडीशन आ गई और यहां से कंडीशन आ गई, सही कि गलत? तो क्या ये इनलाइन इंस्ट्रूमेंट है? अब बात समझे, अब बात समझे। एक तो इंडिया में ड्रॉ या मेड होना चाहिए, या फिर इंडिया में पेबल होना चाहिए, या फिर इंडिया के पर्सन पे पेबल होना चाहिए, चाहे उसका पेमेंट कहीं पे भी हो। अब ये इस बिल का पेमेंट कहां होने वाला है? सिंगापुर में, तो कोई फर्क पड़ेगा? सॉरी, इस बिल का पेमेंट यहां पे हो रहा है, कहां पे? दिल्ली में हो रहा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। पिछले एग्जांपल में क्या था? सिंगापुर में पेमेंट होने वाला था, लेकिन बनाया तो इंडिया के पर्सन पे था ना। जीप लगा। अब आगे जवाब आप देंगे। ए अ रेसिडेंट मुंबई ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन मुंबई, तो क्या मुंबई में बना है? इसको काट दो यहां से, चलिए वापस चेक करते हैं। क्या इंडिया में बना है? तो पहले दो में से एक कंडीशन मिल गया, आगे चेक कर दो। ऑन बी मर्चेंट इन मथुरा, मथुरा कहां पे है? मथुरा इंडिया में है। पेबल इन इंडिया की पर्सन ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बी मर्चेंट इन मथुरा, तो दोनों में से कौन सी कंडीशन है? तो आगे कुछ देखने की गरज है? मैं डायरेक्टली इनलाइन बोल सकता हूं, लेकिन चलो लिखा है तो थोड़ा इज्जत देते, पढ़ भी लेते। बी एक्सेप्टेड बट द पेबल इन लंडन, लंदन में पेबल, तो फॉरेन हो गया। लंदन में पेबल है ना, अरे लंदन किधर है? अरे लंदन किधर है बच्चा? लंदन किधर है बताओ? यूके में है, तो यूके का इंडिया में आता है क्या? तो बाहर है। अरे बाहर पेबल है, तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अरे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, अरे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, तो इनलैंड है। क्यों? बिकॉज बना इंडिया में और बनाया इंडिया के पर्सन पे, मेरे देश की धरती, सुना। तो ये क्या है? बात समझे? इफ द बिल ऑफ एक्सचेंज मेंशन इन अबाउट टू एग्जांपल्स आर एंडोर्स इन फ्रांस, अगर दोनों में से एक भी कोई बिल, जो भी बिल बनाया मैंने, अगर मैंने उसको एंडोर्स करा फ्रांस में, तो बताओ क्या इनलैंड होगा कि फॉरेन होगा? क्यों इनलैंड? जैसे सिंपल एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, आज मान लो मैंने बिल बनाया, मैं, ओके, हम तो भारत के नागरिक हैं, मैंने एक बिल बनाया, कहां पे बनाया? इधर कोल्हापुर में बनाया, तो कोल्हापुर किधर है? कोलालमपुर नहीं, कोल्हापुर। अच्छा, कोलालमपुर एक सिटी है, पता ना आपको? कहां पे बताओ? सिंगापुर में, सिंगापुर में। तो कोल्हापुर इंडिया में आता है, इजंट इट? तो मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, कहां पे? कोल्हापुर में, समझे? और ये मैंने बनाया किसके ऊपर बनाया? मान लो मामा के ऊपर बनाया। अभी मामा की हरकतें देख के वो फॉरेनर लगते हैं, लेकिन वो है इंडियन, इजंट इट? तो मामा एक इंडियन है, इजंट इट? तो मैंने बिल बनाया, मामा को दिया, मामा ने एक्सेप्ट करके मुझको दिया, अब बिल मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करा? मैंने इस बिल को एंडोर्स करा। एंडोर्स करा किसके नाम पे? ट्रम्प तात्या। अब ट्रम्प तात्या कहां पे रहते हैं? यूएसए में रहते हैं, इजंट इट? तो आज बताओ बिल का पेमेंट होना किसको है? ट्रम्प को होना है, इजंट इट? कौन देगा? मामा देंगे। तो पेमेंट मिलेगा बाहर, पेमेंट लेने वाला बाहर, तो वो फॉरेन हुआ ना। पाटिल, गुड मॉर्निंग। पाटील बोलते आमचा काही संबंध नाही, कुठं पण असं ना आम्हाला इकडे आणून द्यायचं, पैसे खात्यात जमा झाले पाहिजेत, आम्हाला बाकीचं काय माहित नाही। पाटिल थोड़ा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी पढ़ लेते हैं। आई नो कि इसका और आपका कोई वास्ता नहीं है वैसे बेसिकली, लेकिन फिर भी सर हे रिकव्हरी करायला माणसं लावल्यात, मी कशाला बघू फॉरेन आहे काय आहे?
डायरेक्ट माणसं पाठवत तिकडं, घेऊन यायचं. पैसे नाही दिले तर माणसाला घेऊन येतो आपण, टेन्शन नाही. हा पाटील बोलो. और कोई पीछे लास्ट बेंच. हाँ बेटा, व्हाट्स नेम? प्रीति जी बताइए. फॉरेन है कि इंलैंड है? क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? हाँ तो बताओ, फॉरेन की इंलैंड? कंफ्यूज है? किस बात पे कंफ्यूजन है? मतलब जिसको पेमेंट करना है वो भी फॉरेनर है? ओ मेरे भाई और बहनों, जो पेमेंट करना है वो भी, जिसको पेमेंट करना है वो भी फॉरेन में है, पेमेंट बाहर ही होने वाला है, तो फॉरेन हो गया वैसे ही ना वे. लेकिन बताएंगे मुझको, आज अगर ये ट्रंप मामा के पास आया और बोलेंगे मामा पेमेंट करो, मामा अगर पे नहीं करेंगे तो ट्रंप किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा. तो मैंने झक मार के पेमेंट करना है उसको, मैंने उसको पे करा, अब मैं पेमेंट किससे रिकवर करूंगा? अब मैं किससे पेमेंट रिकवर करूंगा? अरे मैं किससे पेमेंट रिकवर करूंगा? हाँ तो इसमें बहुत कुछ रॉकेट साइंस सवाल पूछ लेगा मैंने. बताओ हाउ द रॉकेट लॉन्चेस. अरे सिंपल बात है, अगर मान लेते हैं कि ट्रंप मामा के पास रिकवर करने के लिए चला गया, मामा ने मना करा, तो वो मेरे पास आएगा बिल लेकर, भाई तुमने पेमेंट मुझको बिल दिया, पेमेंट तुम ही दे दो. भाई तुम्हारा बंदा पेमेंट करने से मना कर रहा है तो मैंने पेमेंट कर दिया, अब मैं किससे रिकवर करूं? मामा से रिकवर करूंगा ना. तो बताएंगे ओरिजिनल पार्टी हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट कौन है? मैं. हु इज द ओरिजिनल पार्टी हु इज लाइबल टू पे? तो जो ओरिजिनल पार्टी है उसके बेस पे उसका नेचर समझा जाएगा ना. समझे नहीं समझे? तो एंडोर्समेंट चाहे जहां पर भी हो, ओरिजिन तो उसका इंडियन ही है ना. समझे कि नहीं समझे? अरे झेपिया, तो मान लो दो इंडियन इंडिया के बाहर चले गए, उनको एक बच्चा हुआ वहां पे. अरे बच्चे का नेशनलिटी बदलता है, माँ बाप को तो वही रहता है ना, ओरिजिनल पार्टीज. अरे हमारे रिलेटिव है बहुत सारे, वो रहते हैं, उनका बच्चा पैदा हो गया होगा. एक तो हमारे रिलेटिव है, अभी वो जर्मनी में है. तो द लेडी इज प्रेग्नेंट. सो व्हाट शी इज क्लेमिंग दैट आई विल गिव बर्थ टू माई चाइल्ड इन जर्मनी ओनली. So someone has to go there in Germany to look after her. Why? Because she wanted her baby to have a German nationality. Because जिस कंट्री में जो पैदा होता है, जिस लैंड पे पैदा होता है, उसका नेशनलिटी उसको मिल जाता है. सो अभी वो डिबेट चल रहा है घर में, झगड़ाबाजी चल रहा है कौन जाएगा. तो भले ही उनका बच्चा वहां पे पैदा हो गया, वो जर्मन कहलाया जाएगा, isn't it? लेकिन माँ बाप तो इंडियन ही है ना. अब समझा सर? अभी एक बात और एक्सप्लेन मत करो सर, पूरा इनलाइन इंस्ट्रूमेंट क्लियर है. इन शॉर्ट मैं आपको वही बताने वाला था कि एक बार वो इंस्ट्रूमेंट इनलैंड हो गया ना, उसके बाद वो दुनिया में कहीं पे भी जाए वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? एन इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? इनलैंड ही होगा ना. है कि नहीं बताओ? कोई बच्चा बोलेगा सर उसका ऑनरिंग हुआ है कि डिसऑनर हुआ है, तो बोले सर ऑनरिंग हुआ है, तो सर वो इंडियन नहीं है सर, वो डिसऑनर होना चाहिए ना. वो सर अपने देश के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है भाई? जब भारत माता देश है, सारे इंस्ट्रूमेंट माजे है. अच्छा चलिए, तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अभी आपने जवाब देना है, ठीक है? तो मैंने एक बिल बनाया, मान लो नाम है MS धोनी. तो MSD ने एक बिल बनाया रांची में, जो पेबल है लंदन में. बताएंगे ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? MS धोनी ने रांची में बिल पेबल बनाया और वो पे होने वाला है, सॉरी, MS धोनी ने रांची में बिल बनाया जो पे होने वाला है लंदन पे. बताओ इसमें इनलैंड है कि फॉरेन है? MS धोनी ने रांची में बिल बनाया जो पे होने वाला है लंदन में. और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस पे आप जज कर सकते हो? और इंफॉर्मेशन चाहिए? क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? सर किस पे बनाया है ना?
किस पे बनाया ना? तो मान लो मैंने बनाया इसको सौरव गांगुली। इनलैंड है कि फॉरेन है? इनलैंड है। इंडिया में बनाया, इंडिया के पर्सन पे बनाया, पेबल लंदन में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझे? चलिए, तो आज मान लेते हैं युवराज सिंह और एमएस धोनी दोनों लंदन के एक होटल में खाना खा रहे हैं। दोनों लंदन के एक होटल में खाना खा रहे हैं। उनके पास पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, एक चेक काट करके होटल वाले को दे दिया। बताएंगे ये चेक इनलैंड है कि फॉरेन माना जाएगा? फॉरेन। क्यों? क्यों? बनाया किसने? इंडियन ने बनाया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। बनाया कहां पे? ड्रॉन आउटसाइड इंडिया। ये अपने क्राइटेरिया है ना, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, मेड आउटसाइड इंडिया, तो इसमें क्राइटेरिया निकल गया। पेबल किसको है? पेबल इंडिया में है क्या? ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो ये फॉरेन है कि इंडिया? अच्छा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, चलो चेक में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है मान लो, तो क्या ये फॉरेन है कि इनलैंड है? फॉरेन माना जाएगा भाई, बाहर ही बनाया हुआ है, बाहर के पर्सन को ही पेएबल है, तो ये क्या माना जाएगा? फॉरेन माना जाएगा। तो इन शॉर्ट, आपको जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, आपने क्या चेक करना है? पहले चेक करो वो ड्रॉन और मेड इन इंडिया है या नहीं है, दोनों में से एक चाहिए, ड्रॉन और मेड इन इंडिया। और साथ साथ क्या चेक करोगे? क्या वो इंडिया में पेएबल है या फिर ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से अगर कोई क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है और में, तो वो क्या माना जाएगा? जोर से बोलो, क्या माना जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड नहीं है। मैंने बताया ना, फॉरेन इनलैंड को क्लियर करके ले लो, फॉरेन ऐसे ही हो जाएगा। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या नहीं है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो क्या है बोलो? तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्लेस वेयर द बिल इज ड्रॉन, प्रॉमिस नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ड्रॉन और मेड आउटसाइड इंडिया, ड्रॉन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो मैं आगे चेक करूंगा। अगर इंडिया के बाहर ही बना है, इंडिया के बाहर ही ड्रॉ करा है, तो वो तो फॉरेन ही माना जाएगा ना। ऑन ए पर्सन रेसिडेंट इन और आउटसाइड इंडिया प्लस मेड पेएबल इन इंडिया, तो फॉरेन माना जाएगा। अरे बाकी चेक करने की गरज ही नहीं है। अगर मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये वाला, इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो फॉरेन ही मानेगा ना। मैं इसको चेक करूंगा ही नहीं भाई, क्यों चेक करूंगा? इंडिया के पर्सन पे बनाया हो, इंडिया में पेएबल हो, चाहे कुछ भी हो, बनाया बाहर है ना, तो जहां पे बनेगा वहां करे। अरे बच्चा कहां पैदा हुआ है? तो जर्मनी ही होगा ना भाई। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, यहां पे पैदा हुआ बच्चा वहां लेके गए तो क्या होता है? इंग्लैंड ही होगा ना। अब समझे? बाकी पूछने के कोई सवाल पे, वहां पैदा हुआ है भाई वो, ड्रॉन और मेड आउटसाइड इंडिया, तो फॉरेन ही होगा। जेप लगा, जेप लगा। मैं चेक कब करूंगा? जब इंडिया में बना है, उसके बाद फिर चेक करूंगा कि वो इंडिया में ही पेएबल है या फिर इंडिया के पर्सन पे ही बनाया हुआ है। आज मान लो मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो मैंने बनाया कोल्हापुर में, कहां बनाया, तो आगे चेक करूं कि डेड इनलैंड बोलू उसको? आगे चेक करूंगा ना, कोल्हापुर में बनाया ना, साथ में उसको मैंने पेएबल कराया इन न्यूयॉर्क, पेएबल इन न्यूयॉर्क एंड ड्रॉन ऑन बराक ओबामा। इनलैंड है कि फॉरेन है?
फॉरेन है भाई, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई तो ये चेक करता हूं। अगर मान लो ये यहां पे नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाया हुआ है तो इंग्लैंड है। बात समझे? चलो मैंने बोला कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये बनाया हुआ है कराची में, तो बताओ इंग्लैंड है कि फॉरेन है? अरे क्यों फॉरेन है? अरे नरेंद्र मोदी, अरे नरेंद्र मोदी, अरे नरेंद्र मोदी, अरे मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। इंग्लैंड बोलो उसको। मोदी साहब ने बोला इंग्लैंड है तो इंग्लैंड है। नहीं, आजकल तो वही चल रहा है ना, जो मोदी साहब बोलेंगे वही सही होता है। तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल गलत है, तुमको तो अक्ल ही नहीं है वैसे भी। तो बताओ ये इंग्लैंड है कि फॉरेन है? एक्ट चाहे जो भी बोल रहा हूं, ये इंग्लैंड है। नहीं मैं बोल रहा हूं इंग्लैंड है। भाई और बहनों, आज शाम 8 बजे से मैं इस बिल ऑफ एक्सचेंज को इनलाइन इंस्ट्रूमेंट बोलूंगा। सबने थाली बजाओ। ताली नहीं, थाली थाली ताली नहीं भाई, थाली थाली घर में जाके थाली बजाओ। थाली बोले, थाली ना लाएगी। हाँ हाँ, बस बस बस, पार्लियामेंट में थोड़ी ना है। अच्छा बताइए, क्या इंग्लैंड है कि फॉरेन है? फॉरेन है, क्यों? सर पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, वो बच्चा बाहर पैदा हुआ है सर। तो बेसिक है ना भाई, कहानी तरीका जो भी हो, मेरे को कॉन्सेप्ट से मतलब है। समझे नहीं समझे? अरे अच्छा बोलो, ये बच्चा पैदा हुआ मणिपुर में, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज बना मणिपुर में। इसको पेएबल करा मैंने मेघालय, और बनाया मैंने किस पे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ इंग्लैंड की फॉरेन है? अच्छा, इसको पेएबल करा मैंने कराची में। अरे नवाज शरीफ इंडिया के है ना। अभी लड़कियां सोच रही है नवाज शरीफ कौन है सर, इंडियन नाम लग रहा है सर ये। अच्छा नवाज शरीफ कौन है? पाकिस्तान के पीएम थे कि है? अभी इलेक्शन है अभी। तो नवाज शरीफ पाकिस्तानी है, तो वो ये इंडिया इंडिया इंग्लैंड इंस्ट्रूमेंट है। भले ही इंडिया में बनाए लेकिन बाहर पेएबल है, और बाहर के ही इंसान पे बनाया हुआ है। आई बात समझ में? अरे समझे नहीं समझे? पक्का? तो ये चेक करना है, आपका आधा काम हो जाएगा। जब भी एग्जाम में सवाल आएगा, दिमाग पे भरोसा नहीं, कि कागज पे लिखेंगे आपका जवाब मिल जाएगा। ओके, कैसे लिखेंगे उसको? पहले मैंने ड्रॉन और मेड कहां बना है वो लिखो, फिल इन द ब्लैंक्स। साथ साथ पेएबल इन, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड ड्रॉन ऑन कौन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स करना। अगर यहां पे इंडिया आया तो आगे चेक करना, यहां पे इंडिया नहीं है, सब अकल बेच करके फॉरेन बोल के आ जाना। कोई दिमाग लगाने की गरज नहीं, वैसे भी नहीं लगाते तुम लोग। क्या लगाते हो? लगाना, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। इंडिया में, यहां इंडिया आया तो आगे बढ़ना, अदरवाइज नहीं बढ़ना। यहां इंडिया आया तो दोनों में से एक चेक करना। आई बात समझ में? अगर दोनों में से एक आ गया तो इंग्लैंड मानेंगे, दोनों में से एक भी नहीं आया तो फॉरेन बोलेंगे। क्लियर है? तो ये अपना फॉर्मूला है, लिखेंगे इसको। लिखना, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट एंड इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, लिखना इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूं, अननेसेसरली ज्यादा लिखा पढ़ी करने की कोई गरज नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। हाँ जी, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? ड्रॉन और मेड, फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पे आएगा इंडिया, एंड पेएबल इन और ड्रॉन ऑन। पेएबल इन कहां पे? अरे बोलो रे। पेएबल इन इंडिया और ड्रॉन ऑन पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पीआरआई। तो वो क्या माना जाएगा?
एक भी बच्चा जवाब नहीं दे रहा, देखो एक भी बच्चा। क्या समझते खुद को? हो गया? यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री, द लायबिलिटी ऑफ द मेकर और ड्रॉवर ऑफ अ फॉरेन प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक is regulated in all essential matters by the law of the place where the instrument is made। बट obvious सी बात है, इंडियन इंस्ट्रूमेंट है तो उस पर इंडिया के कायदे लागू होंगे, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है तो उस पर फॉरेन के लॉज लागू होंगे। and the respective liability of the acceptor and the endorser by the law of the place where the instrument is made payable। और एक्सेप्टर की लायबिलिटी मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज है तो जो एक्सेप्ट करेगा, और एंडोर्सर जो उसको एंडोर्स कर रहा है, उसको लगेंगे ऐसे लॉज जिस कंट्री में वो पेएबल है। जैसे अगर मान लो एक बिल बनाया है यूएसए में, बिल इज ड्रॉन इन यूएस, और उसको हमने पेएबल बनाया इन लंदन, और ड्रॉन ऑन नरेंद्र मोदी, ड्रॉन ऑन नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी क्या हो गए? एक्सेप्टर हो गए। सही बात है। बताएंगे ये बिल इनलैंड है कि फॉरेन है? सर यहीं पे फॉरेन हो गया ये। अब हमको लायबिलिटी डिफाइन करनी है। अब हमने देखा कि ये जो बिल है ये यूएसए के कायदे से गवर्न होगा, बिकॉज यूएसए में बना है, लेकिन वो पेएबल लंदन में है। पेएबल, तो आज नरेंद्र मोदी से पेमेंट हम लोग कहां मांगेंगे? लंदन में मांगेंगे। तो हम लंदन में चले गए और लंदन में पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर दें कि भाई पेमेंट कर दो। नरेंद्र मोदी ने लंदन में इसका डिफॉल्ट कर दिया, तो नरेंद्र मोदी को लंदन के जेल में डालेंगे कि इंडिया की जेल में डालेंगे? तो हम डालेंगे लंदन की जेल में। इन शॉर्ट लंदन के कायदे लागू होंगे, मतलब लायबिलिटी जो आएगी वो लंदन, जेल में नहीं डालेंगे वैसे, लेकिन लंदन के कायदे इस पे अप्लाई करेंगे, भले ही बना यूएसए में है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? पक्का? आज मान लेते हैं बिल किसके पास है? यूएसए में। मान लो ट्रंप ने बनाया, तो ट्रंप ने क्या करा? इस बिल को पुतिन साहब को एंडोर्स करा। पुतिन साहब जो रशिया में रहते हैं, हाँ, पुतिन साहब जो रशिया में रहते हैं, रशिया के प्राइम मिनिस्टर, तो उनको दे दिया, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो, तो उनको दे दिया। अब पुतिन साहब पेमेंट मांगने कहां पे आएंगे? ये एंडोर्सर है ना, ये एंडोर्सर है, ये एंडोर्सर है ना, कौन? ट्रंप।
ये कौन है? एंडोर्सी। पुतिन साहब पेमेंट मांगने कहां जाएंगे? यूएसए में कि लंदन में? अरे लंदन में जाएंगे भाई। हु इज पर्सन हु इज प्राइमरी लाइबल? नरेंद्र मोदी। तो लंदन में जाएंगे। अब नरेंद्र मोदी ने ना ट्रंप को पैसे देने हैं ना पुतिन को देने हैं, वो तो ऐसे ही बोलते 15 लाख दे देंगे। बात समझे? नहीं दिया पैसा। अब पुतिन साहब केस कौन से कोर्ट में फाइल करेंगे? रशिया, यूएसए कि लंदन? बात समझे? बात समझे? अच्छा, ये बिल लेकर के अगर मान लो नरेंद्र मोदी पेमेंट करने से मना करते हैं, तो पुतिन साहब ये बिल लेके किसके पास जाएंगे? कहा जाएंगे? यूएसए में जाएंगे ना, भैया पेमेंट करो। अब ट्रंप भी पेमेंट करने से मना कर रहा है, बोले मैं भी पेमेंट नहीं करूंगा। अब एक बात बताओ, ट्रंप पे केस कौन से कंट्री में होगा? यूएसए, लंदन की रशिया? पढ़ के बताइए जरा। कितने लोग हैं जिनको सवाल ही नहीं समझा है? सवाल सबको समझा है ना? तो बताइए। नेहा जी, लंदन में क्यों? ट्रम्प तो यूएसए में रहता है, उसने लंदन कभी देखा ही नहीं। लंदन में क्यों? यहां पे लिखा है ना स्पेसिफिकली, एक्सेप्टर हो या एंडोर्सर हो, वो उस कानून से गवर्न होगा जहां पे वो इंस्ट्रूमेंट पेएबल है। बात समझे? तो बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब जो एक्सेप्टर है, उनकी लायबिलिटी कौन से कंट्री से गवर्न होगी? लंदन से। आज जो होल्डर इंस्ट्रूमेंट का, उसने आगे एंडोर्स कर दिया, और वो एंडोर्सी पेमेंट मांगने के लिए आ गया, और उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है, चाहे वो एक्सेप्टर से पेमेंट मांग रहा हो या एंडोर्सर से पैसे मांग रहा हो। अगर डिसऑनर हुआ तो उनकी लायबिलिटी जहां पे पेएबल है उसी कंट्री से, जोर से बोलो, हाँ, वो इंस्ट्रूमेंट जो है, वो इंस्ट्रूमेंट गवर्न होगा कौन से कायदे से? यूएसए के कायदे से। लेकिन जो रिस्पेक्टिव पार्टीज है, वो पार्टीज लायबल होगी बाय द कंट्री वेयर इट इज पेएबल। मतलब डिसऑनर के सारे प्रोविजन उस कंट्री के लगेंगे, बाकी इंस्ट्रूमेंट के बाकी सरकारी कायदे किसके लगेंगे? यूएसए के लगेंगे। बात समझे? यहां पे देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय ए इन बर्कले वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। देखो, बर्कले में बना है, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? इंडिया की फॉरेन। बावड़ा नवे, बर्कले, बर्कले बम्बोड़े बावड़ा से क्या लिखा है इधर? बर्कले। तो बाय ए इन बर्कले वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, मतलब अगर डिफॉल्ट करा तो 15% का इंटरेस्ट लगता है। एंड एक्सेप्टेड बाय बी विच इज पेएबल इन वॉशिंगटन। वॉशिंगटन अगेन इंडिया के बाद, तो जहां पे इंटरेस्ट है 6%। सुनिए क्या क्या हुआ है, लिखो यहां पे सीन क्या हुआ है। बना कहां पे? ड्रॉन इन बर्कले। तो इंस्ट्रूमेंट कौन से कायदे से गवर्न होगा? बर्कले से। पेएबल कहां है? कहां पे? वॉशिंगटन का स्पेलिंग क्या होता है भाई? वॉशिंगटन बराबर है मेरा, वॉशिंगटन। तो पेएबल वॉशिंगटन में है, तो बताएंगे मुझको कि ये इंस्ट्रूमेंट पे जो पर्सन लाइबल टू पे है, वो उनकी लाइबिलिटी कौन से कंट्री से गवर्न होगी? यूएस, दैट इज वॉशिंगटन। सही बात है। वॉशिंगटन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। आगे, द बिल इज एंडोर्स्ड इन इंडिया। वेरी गुड। बिल किसको एंडोर्स हुआ है? इंडिया में एक पर्सन पे, इंडिया का पर्सन उसको रिसीव करने के लिए लायबल है, मतलब वो कहां जाएगा? और वो डिसऑनर हुआ, अब वही होना था इंडिया में, तो क्या ही होने वाला है। एन एक्शन ऑन द बिल इज ब्रॉट अगेंस्ट बी इन इंडिया। बी कौन है? जो पार्टी
लाइबल टू पे द एक्सेप्टर ऑन द बिल। तो अभी इंडिया का जो पर्सन है वो क्या करेगा, बी के अगेंस्ट केस फाइल करेगा, इंडिया में फाइल करेगा। ही इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% ओनली। वाई? इंडिया में केस फाइल हुआ ना, अब इंडिया का कोर्ट क्या करेगा, उसको इंडिया के पर्सन को उसका अधिकार दिलवाएगा, लेकिन उसका अधिकार कितने रुपए का होगा, अभी 6% रिकवर करने का होगा। मतलब वो उस कंट्री के लॉ को यहां पे गवर्न करवाएगा। आई बात समझ में? अभी उसको वॉशिंगटन में नहीं जाना है, बिल का अमाउंट है 10,000, अब उसके लिए वॉशिंगटन जाएगा वो, उसको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कौन से परसेंटेज पे? वाई? बिकॉज जहां पे पेएबल है वहां का कायदा एंडोर्सर पे अप्लाई करेगा या एक्सेप्टर पे अप्लाई करेगा। तो चाहे आज एंडोर्सर, एंडोर्सर कौन है? ए, और एक्सेप्टर कौन है? बी। दोनों पे कौन से कायदे लगेंगे? जहां पे वो पेएबल है, दैट इज 6%। क्लियर है क्या? झेपा गया? आज इंडिया का पर्सन 15% मांग सकता है क्या? क्यों? बिकॉज जहां पे पेएबल है उसके कायदे लगते। क्लियर? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? वापस एक बार इस एग्जाम्पल को पढ़िए और मेरे को पूछिए, कोई डाउट होगा तो। हाँ बेटा, यूनिवर्सल मतलब? हम्म 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 हम्म। तो आप बोल रहे हो कि अगर ये सीन, यही सीन अगर कहीं बाहर के कंट्री में होता तो वो भी इसी लॉ को फॉलो कर दे? इसका जवाब बेसिकली आपके पास ही है। हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, किस कंट्री का एक्ट है? तो ये इंडिया में लागू होगा। अच्छा, अमेरिका में जाऊंगा तो अमेरिका का अपना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होगा, उसमें अंदर कोई और कानून होंगे, तो उस कानून से गवर्न होगा। हम इंडिया में बैठे हैं ना, तो इंडिया के कायदे को पढ़ेंगे हम लोग। इंडिया का कायदा ही है, ये कायदा हम अमेरिका पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? कंपनीज एक्ट अमेरिका पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? अमेरिका की कंपनी पे कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है क्या? तो अमेरिका के बिल ऑफ एक्सचेंज पे इंडिया का कायदा लागू होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया के बाहर बना है, इंडिया के बाहर ही पेएबल है, पर्सन भी बाहर का है, तो उसमें हमारा क्या लेना देना है? हमारा लेना देना कहां पे होगा? जब इंडिया में इंडोस होगा। हमारे इंडियन पर्सन को कौन सा रेमेडी मिलेगा, उसके लिए ये लिखो। बात समझे? अगर आज ट्रंप ने बिल बनाया ऑन पुतिन, यूएसए में बनाया, पेएबल इन रशिया है, तो आज मैं उसमें दखल अंदाजी दूं? नहीं दूंगा। तो मैं समझूंगा ही नहीं उस बात को। अगर उन्होंने उस बिल को, ट्रंप ने अगर उस बिल को नरेंद्र मोदी को एंडोर्स करा, तो यहां पे आई विल कम इनटू पिक्चर। तो मैं बोलूंगा कि नरेंद्र मोदी साहब को कौन से कायदे से मिलेगा रेमेडी? तो मिलेगा कौन से कायदे से? पेएबल इन रशिया है, तो रशिया के कायदे अप्लाई करेंगे। बात समझे? इंडिया के बाहर क्या चल रहा है मेरे को क्या संबंध है भाई? अभी अमेरिका ने स्पेसक्राफ्ट से वो कुछ मंगल पे लोगों को भेजा, हमारा क्या संबंध? इंडिया में आके गिरेगा तो पूछूंगा। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, पढ़िए। इस हुआ? तो ये उसका एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को पढ़ने की कोई गरज नहीं है। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा पेंडिंग मार्क कर दे, बाद में समझेंगे इसको। इस इंस्ट्रूमेंट के निगोशिएशन को हमने ऊपर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने के टाइम पे ही जान लिया था। दैट इज कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बियरर को पेएबल है तो उसका बस क्या करेंगे हम लोग,
डिलीवरी करेंगे वो इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो जाएगा, और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर से पेएबल है तो उसका क्या करना पड़ेगा, एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। ऊपर पढ़ लिया हमने एग्जांपल, देखिए एक्स ड्रू अ चेक ऑफ ₹50,000 पेएबल टू वाई एंड डिलीवर्ड इट टू हिम, वाई एंडोर्स द चेक इज फेवर ऑफ जेड। सर चेक एंडोर्स होता है क्या? सवाल है कि चेक भी एंडोर्स होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स होते हुए देखा है, प्रॉमिस नोट को एंडोर्स होते हुए देखा है, चेक भी एंडोर्स होता है। कैसे एंडोर्स करेंगे? मैंने चेक बना के दिया राज को, क्या राज आगे एंडोर्स करेगा? बेरन नहीं, मैंने लिखा राज का नाम, तो एंडोर्स ही नहीं हुआ, फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? इट मस्ट बी निगोशिएबल। आज मैंने राज को चेक दिया तो राज ही उसको रिकवर कर सकता है, तो काहे का निगोशिएबल है? क्या चेक भी निगोशिएट होता है? क्या चेक भी एंडोर्स होता है? द आंसर इज यस। सर कैसे करेंगे? कुछ नहीं, चेक के पीछे लिख दो एंडोर्स इन द नेम ऑफ, और नीचे साइन करिए, बात खत्म, एंडोर्स हो जाएगा। हाँ, यूजुअली लोग उसको फॉलो नहीं करते क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। हो सकता है बैंक में काम करने वाले लोगों को भी पता ना हो। अगर आप ऐसा कुछ लेके गए ना तो आपके ऊपर हंसेंगे, बोले ई का भौकाल मचा दिए। चेक एंडोर्स कर दिया भाई तुमने। हो सकता है बैंक के लोगों को भी ना पता हो कि चेक भी एंडोर्स होता है, लेकिन अगर पढ़ोगे तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो आपको पता चलेगा कि चेक भी एंडोर्स होता है। यूजुअली लोग नहीं करते। वैसे बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हमको आज पता चला, तो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट का तो समझ मतलब उनका तो चांस ही नहीं बनता है कि ये पता हो कि चेक एंडोर्स होता है, समझे? तो चेक एंडोर्स होता है, तो वही एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है। तो वाई एंडोर्स द चेक इन फेवर ऑफ जेड बट केप्ट इट इन हिज ड्रॉवर, subsequently y died, check was found by z in the y's table drawer. In this case z does not become the holder of the check as the negotiation was not completed by the delivery of the check to him. तो बेसिकली मैं क्या पूछ रहा हूं आपको कि आज अगर मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर पे पेएबल है और इस इंस्ट्रूमेंट का अगर एंडोर्समेंट हो चुका है, चेक हो, बिल ऑफ एक्सचेंज चाहे जो भी हो, तो आज एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, आज एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, हमने बना दिया 2 months आफ्टर द डेट पे मी और माय ऑर्डर सम ऑफ ₹2 crore ओनली। और यहां पे स्टैम्प करके एक्सेप्ट भी करवा दिया, ये एक्सेप्टेंस, ये रहा डेट। ओके, अब ये इंस्ट्रूमेंट मैंने निगोशिएट करा, मैंने एंडोर्स करा, मैंने लिखा इंस्ट्रूमेंट पे एंडोर्स्ड इन द नेम ऑफ मामा, और आगे साइन कर दिया। ठीक है जी, मैंने आगे साइन कर दिया। अब बताएंगे मामा के नाम पे एंडोर्स हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? बियरर है कि ऑर्डर है? बहुत डिफिकल्ट सवाल है, बहुत मुश्किल है ढूंढना इसको। ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का निगोशिएशन कब होता है? एंडोर्समेंट प्लस, अच्छा आज मैंने क्या करा है? एंडोर्स करा है, डिलीवरी करी है क्या? तो ये इंस्ट्रूमेंट मामा के पास डिलीवर भी हो जाना चाहिए। अगर ये इंस्ट्रूमेंट मामा के पास डिलीवर नहीं हुआ है तो वो इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट नहीं हुआ है। बात समझे? निगोशिएट करने के लिए एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? यहां पे बस एंडोर्समेंट हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर के किसके पास? मामा के पास। मामा ये रहा इंस्ट्रूमेंट, आप रिकवरी करिए। तो अब हुआ निगोशिएशन पूरा, अब हुआ एंडोर्समेंट पूरा। बात समझे? बात समझे नहीं समझे? चलिए मान लेते कुछ कारणवश मैं मर गया, मैं मर गया और मेरी बच्ची ने उस इंस्ट्रूमेंट को देखा, बोले पापा की आखिरी इच्छा। इंस्ट्रूमेंट देखा ड्रॉवर पे, मेरी बच्ची ने उसको उठाया और मामा को दिया। मामा मेरे पापा की आखिरी इच्छा, ये बिल आपको देना था।
मामा ने भी नम आंखों से उस इंस्ट्रूमेंट को ले लिया। बताओ क्या एंडोर्समेंट हुआ कि नहीं? एंडोर्समेंट हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोग बोल रहे हैं एंडोर्समेंट हुआ? प्लीज रेज योर हैंड्स। एंडोर्समेंट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6। और बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो। कितने बोले नहीं हुआ सर? एंडोर्समेंट नहीं हुआ। बाकी कंफ्यूज है? क्या एंडोर्समेंट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? पता नहीं, कुछ तो होगा, दिमाग तो चलाओ भाई। हाँ बेटा, क्यों बेटा? तो किया ना मेरी बच्ची ने, डिलीवरी करना है ना, बस कर दिया ना। तो याद रखना, ये सवाल बन सकता है, ये इंटर में हमेशा सवाल बनता है कि जो एंडोर्स करेगा वही उसको डिलीवर करेगा, उसको छोड़कर के और कोई पर्सन डिलीवर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदा हूं और मैंने अपने बच्चे के हाथ में से वो दे दिया तो वो डिलीवरी नहीं हुआ। नहीं सर, आप ही जाएंगे, कोई और नहीं जाएगा सर, आप ही जाएंगे सर। सेल्फी खींच के भेजना सर, मामा के हाथ में दिया है सर, मामा सेल्फी। अरे मैं जिंदा हूं तो मैं कर सकता हूं ना, इट इज अंडर माय ऑर्डर। मैं मर गया तो मेरे बाद मेरे लीगल हेयर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हो सकता है कोई मेरा सिग्नेचर फेक करे, मेरे मरने के बाद ये बिल किसने देखा, अरे मामा मेरा सिग्नेचर जानते हैं, मामा ने क्या करा, मेरा सिग्नेचर फोर्ज करा और आखिरी इच्छा के नाम पे उस इंस्ट्रूमेंट को अपने नाम पे एंडोर्स करके ले लिया और उसका रिकवरी कर रहे हैं। अब बताओ, मरे हुए इंसान को उठा के तेरा इंस्ट्रूमेंट चेक, साइन तेरा ही है, देख भाई। हाँ, इसके बाद मर जा। इसीलिए इसीलिए मरने के बाद अगर इंस्ट्रूमेंट आज भी उसके पास है, मरने से पहले एंडोर्स कर भी दिया होगा तो वो इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स नहीं होगा। बात समझे? बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकीएस्ट है कि एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी होनी है तो एंडोर्समेंट जो करेगा वही डिलीवरी करेगा। आई बात समझ में? अदरवाइज उसके डिलीवरी मानी, एंडोर्समेंट मानी नहीं जाएगी। बात समझे? और एंडोर्समेंट बाय ओनली डिलीवरी, अगर इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? अरे जोर से बोलो रे, भूख लगी है, खाना खा के नहीं है, नहीं खाना है, छोड़ता हूं मैं, आधे घंटे 2 घंटे में छोड़ता हूं। अगर इंस्ट्रूमेंट क्या है बोलो, बियरर है, तो उसका एंडोर्समेंट कैसे होगा, निगोशिएशन कैसे होगा? ओनली बाय A, the holder of the negotiable instrument payable to the bearer delivers it to B's agent to keep it for B. The instrument is negotiable. Bearer है तो बस डिलीवर हो गया, बात खत्म। A, the holder of negotiable instrument payable to the bearer, which is in the hands of A's banker, who is at the time of at the time the banker of B directs the banker to transfer the instrument to B's credit in the banker's account with the B. The banker does so and accordingly now possesses the instrument as a B's agent. The instrument has been negotiated. बाकी जो भी पापड़ पसारा बोले, मैंने बस ये देखना है कि इंस्ट्रूमेंट बियरर है कि ऑर्डर है। अगर बियरर है तो बस मियर बाय हैंड डिलीवरी क्या हो जाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो जाएगा। अगर ऑर्डर है तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी होना चाहिए। बाकी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ऐसे बहुत खतरनाक खतरनाक वर्ड आ सकते हैं, जो भी हमने पढ़ा, हमको इससे कुछ नाता नहीं है। मैं एक देसी तरीका फॉलो करता हूं, मैं बोलता हूं बियरर है, हैंड डिलीवरी हुआ है, निगोशिएट। ऑर्डर है, एंडोर्समेंट हुआ है, उसी ने डिलीवर करा है, हाँ निगोशिएट। जेप लगा, अरे पक्का, और ये कोई बात नहीं, एक बात है, छोड़। अब आप घर पे जब जाएंगे तो इस चीज को पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 46 पढ़ोगे पक्का। ये आपका आज का। चलिए तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर के इधर रुक जाते हैं, बिकॉज ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, दैट इज डिसऑनर ऑफ चेक 138।
8 बहुत सारे सवाल इंटर पे भी बने थे पहले भी, और हो सकता है फाउंडेशन भी बना दे। हॉट फेवरेट एरिया। तो आज के लेक्चर के रुक जाते हैं, कल मिलेंगे विद दिस टॉपिक। एनी डाउट सो फार इन टुडेज लेक्चर? आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा चेक। चेक अभी खत्म नहीं हुआ है। चेक के अंदर हमने क्या जाना? चेक के अंदर हमने क्या जाना? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके अंदर सारे बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल्स होने चाहिए। चेक हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर पे ही ड्रॉ होगा और हमेशा डिमांड पे ही पे होगा। क्या चेक को स्टैंप की गरज है? तो यहाँ पे आगे अपडेट करिए, नो स्टैंपिंग रिक्वायर्ड। नो स्टैंपिंग रिक्वायर्ड। बताएंगे चेक के पार्टीज कौन कौन है? ड्रॉवर, जो बिल जो चेक ड्रॉ करता है, और वो पर्सन होता है जो लायबल टू पे है वैसे बेसिकली। उसके बाद हम बनाते किस पे हैं? बैंक पे। मतलब बैंक में मैंने पैसे रखे हैं और बैंक को पे करने का ऑर्डर दे रहा हूं। और पे का मतलब क्या है? अच्छा, चेक में ड्रॉवर और पे मैं अकेला हो सकता हूं? चेक में ड्रॉवर और पे में अकेला हो सकता हूं, और मैं पे सेल्फ कर सकता हूं ना। उसके बाद देखा इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। बताएंगे ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में ड्रॉ है, इंडिया में ही बना हुआ है, मेड इन और ड्रॉन इन इंडिया, एंड विच इज पेएबल इन इंडिया और ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में बना है, पेएबल भी इंडिया में है, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? बहुत डिफिकल्ट सवाल। ऐसा इंस्ट्रूमेंट, अच्छा बुक लगी मुझको पता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में बना है और पेएबल इन इंडिया है, इंग्लैंड इंस्ट्रूमेंट है, वेरी गुड। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में बना है, पेएबल इन फ्रांस, इंस्ट्रूमेंट मेड इन इंडिया, पेएबल इन फ्रांस। कुछ और पूछना है कि डायरेक्टली आप अपना जवाब दे दोगे? कुछ पूछना है तो पूछो। सर किस पे ड्रॉ हुआ है? वो ड्रॉ हुआ है नरेंद्र मोदी पे। अरे फ्रांस में पेएबल है, इंग्लैंड है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में बना है, पेएबल इन फ्रांस, ड्रॉन ऑन मिस्टर पुतिन। इंडिया में बना है, इंडिया में बना है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट बनाया नरेंद्र मोदी ने इन इंडिया, पेएबल इन फ्रांस, ड्रॉन ऑन पुतिन। अरे नरेंद्र मोदी ने बनाया, ड्रॉन बाय नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। इंस्ट्रूमेंट बनाया अमित शाह ने इन न्यूयॉर्क, पेएबल इन दिल्ली, ड्रॉन ऑन नरेंद्र मोदी है। पेएबल इन दिल्ली, ड्रॉन ऑन नरेंद्र मोदी। अरे दोनों मोदी, दोनों इंडिया मोदी, दिल्ली मोदी। हाँ क्यों? अच्छा ड्राइंग तो आप आगे कुछ देखती नहीं हो। बच्चा कहां पैदा हुआ है? बाहर। तो अब उसको इंडिया के कायदे लागू ही नहीं करते हो, फॉरेनर है। लेकिन उसको बनाया इंडियन ने। अरे उसको बनाया इंडियन। अरे बिल, बिल की बात कर रहा हूं मैं, बिल। उसको बनाया इंडियन ने है भाई। तुम जवाब दोगे सही से कि मैं आगे पढ़ाऊं? सही जवाब दिलेगा तो आपको ब्रेक मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बच्चा पैदा हुआ है बाहर, बनाया उसको इंडियन ने, तो इंडियन है कि फॉरेनर है? इंडिया है। अच्छा एक लास्ट सवाल पूछता हूं। बिल ड्रॉन बाय अमित शाह, बिल ड्रॉ बाय अमित शाह इन न्यूयॉर्क। ये आगे सुनो भाई, तुम आगे सुन ही नहीं रहे हो, सुनने की इच्छा भी नहीं है। क्यों? भूख लगी इसलिए। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो फॉरेन के इंग्लैंड हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉरेन है। आई बात समझ में? अच्छा, बिल ड्रॉन बाय अमित शाह इन दिल्ली। अब बोलो। नहीं अब बोलो। अरे अभी तो बता रहे थे वो सर इंडिया में को तो इंग्लैंड बोलेंगे, अभी बोलो इंडिया है। अरे इंग्लैंड बोलो अभी। इंग्लैंड है ना, दिल्ली में अमित शाह, अपने अमित शाह मोटा भाई। हाँ इंग्लैंड है ना,
क्यों? और सवाल पूछ रहे हो? क्या सवाल है? क्या सवाल है? सर आप मुझको बताएंगे कि कहाँ पेएबल है और किस पे बना है। अच्छा, पेएबल इन मद्रास, चेन्नई, एंड और ड्रोन ऑन शी जिनपिंग, हाँ, इंग्लैंड, इंग्लैंड। अरे शी जिनपिंग, अरे शी जिनपिंग बाहर का आदमी है, वो पे करेगा, बाहर पे करेगा कि इंडिया में पे करेगा? क्यों? मतलब मद्रास यानी चेन्नई में बना है, मतलब इंडिया में बना है और चेन्नई में पेएबल है, तो आप ये बोल रहे हो? अच्छा अच्छा। तो मान लो इंस्ट्रूमेंट बनाया है ममता दीदी ने, दीदी ने बनाया, कहाँ बनाया? वेस्ट बंगाल में। उसको बनाया उसने वो है ना, वो साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया का क्या नाम है, किम जोंग, क्या बोलते हैं उसको, जोंग, जो भी है, जोंग जिंग चिंग चोंग जो भी है, उस पे बना है, और पेबल भी उधर ही है, साउथ कोरिया में। अरे वो ममता दीदी ने बनाया इधर इंडिया में, दोनों कंडीशन बाहर की है तो वो उधर। अच्छा, वही बिल अगर मान लो इधर इंडिया में पे होता तो इनलैंड होता? अरे श्योर। अच्छा, क्लियर है ना आपको? इनलैंड फॉरेन क्लियर है ना? और जो इनलैंड नहीं वो क्या है? जो इनलैंड नहीं वो क्या है? फॉरेन है। क्लियर है क्या? अभी और कुछ पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हाँ, एंडोर्समेंट के बारे में बात करी ना हमने। अगर मान लो मैंने एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स करना है तो कैसे एंडोर्स करूं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट करना है तो कैसे एंडोर्स करूं उसको? मतलब एंडोर्समेंट करूं प्लस डिलीवरी करना है, और बियरर है तो उसको कैसे निगोशिएट करूं? जस्ट मैं हैंड डिलीवर करूंगा। अरे श्योर। मान लो एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है और बनाने वाला ही मर गया, और लेकिन उसने मरने से पहले एंडोर्स करके रखा था, लेकिन डिलीवरी नहीं करी थी उसकी, तो एंडोर्समेंट हुआ, निगोशिएशन हुआ? क्यों? अरे लिखा ना उसने साइन करके, हैं? अच्छा, डिलीवरी उसने नहीं, अच्छा उसके बच्चे ने करा, लीगल एयर्स ने करा, अरे उसके आत्मा ने करा। अच्छा, भूत पे भी विश्वास नहीं रखते तुम लोग? अपना चेहरा कभी आईने में देखे हैं? चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। कल का टाइमिंग सुबह अपना 9 बजे ही होगा। ओके, सुबह 9 बजे मिलते हैं। बाय बाय।